जितेंद्र भाई, इतना बड़ा मार्केट है हेयर एक्सटेंशंस का, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत ही हो रही है, लोगों के हेयर फॉल हो रहे हैं या कुछ और मेडिकल रीजंस की वजह से बाल जा रहे हैं, राइट। अब उनको रिप्लेस कैसे करें? एक तो आता है हेयर ट्रांसप्लांट, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत लेंदी प्रोसेस है, कॉस्ट एक्सपेंसिव प्रोसेस है। दूसरा आ जाता है उसके अंदर एक रिप्लेसमेंट है हेयर एक्सटेंशंस की, प्लग एंड प्ले, अलग अलग टाइप के डिजाइन्स लगा लो। उसके अंदर आप ऑलरेडी 30 करोड़ का एक ब्रांड बना चुके हो, टर्नओवर 30 करोड़ है, वैल्यूएशन तो पता नहीं कितनी होगी, पूछूंगा आपसे डिटेल में सारा कुछ। बट इतनी इंटरेस्टिंग जो आपकी जर्नी रही है, 3 साल के अंदर 30 करोड़ तक पहुंचना हेयर एक्सटेंशंस के ब्रांड में, सब आज से सीखने वाले हैं। बट सिखाने से पहले एक प्लेज ले लो फटाफट से कि आप जो बोलोगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। जो बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। अमेजिंग। दिक्कत है कहाँ पे? इंडिया में अगर मैं बोलूँ या बाहर भी मैं बोलूँ, दोनों के मार्केट के अंदर हेयर एक्सटेंशंस में क्या मार्केट है अभी इंडिया में? तो इंडिया में बहुत नेसेंट स्टेज में है इसका मार्केट। अगर हम पोटेंशियल, वैसे इसकी कोई वैलिडेटेड कोई रिपोर्ट एज सच नहीं है अवेलेबल, इतना नेसेंट है अभी ये मार्केट, आप ये समझो। बट जो हमने अपनी मार्केट साइजिंग की हुई है उसके हिसाब से पोटेंशियली अराउंड $1.5 बिलियन का पोटेंशियल मार्केट इंडिया में एग्जिस्ट करता है फॉर दिस पर्टिकुलर हेयर एक्सटेंशंस की कैटेगरी के पोटेंशियल कस्टमर्स के अराउंड। अच्छा। ग्लोबली ये अराउंड $14 बिलियन का मार्केट है, जिसमें 5 से 6 अकेला यूएस में। तो अकेला यूएस में होने का क्या रीजन है इतनी बड़ी मार्केट का? तो बेसिकली एक बहुत बड़ा जो तबका है यूएस में वो है अफ्रो अमेरिकन, जिनको हम ऐसे ब्लैक पॉपुलेशन बोलते हैं। तो जो भी विमेन हैं इस एथनिसिटी से, इनके जेनेटिकली ना हेयर फॉल, इनको हेयर ग्रोथ होता ही नहीं है बहुत अच्छे से। अच्छा। जितना भी आप एक अफ्रो अमेरिकन लेडी को देखते हो, मोर ऑफन देन नॉट वो हेयर एक्सटेंशन किसी ना किसी फॉर्म का या विग लगाई हुई होती है। तो ये 30-35% का एक अकेला जो एक पॉपुलेशन है यूएस में, ये इनका है अफ्रो अमेरिकन का। और क्योंकि पेइंग कैपेसिटी होती है तो ऑब्वियसली नेचुरल हेयर और उसको यूज कर सकते हैं, इसलिए ये मार्केट अपने आप में इसी सेगमेंट से ही अकेला बहुत बड़ा हो जाता है। समझ गया। इसके अलावा बाकी ऑब्वियसली जो अदर पॉपुलेशन जो भी हैं वो एज अ एस्पिरेशन की तरह जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो तो है ही है। ये 5 बिलियन जो मैंने बोला, ये सिर्फ नीड बेस अकेले अफ्रो अमेरिकन का ही है। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जेनेटिकली, अगर मैं बोलूं मेडिकली जो प्रॉब्लम है, वो अफ्रो अमेरिकन को सबसे ज्यादा है। अफ्रो अमेरिकन के साथ बिल्कुल एक हेयर ग्रोथ का कहीं ना कहीं बिल्कुल ये दिक्कत है, जेनेटिकली है। इनफैक्ट क्योंकि मैं तो बहुत बाहर रहा हूँ, मैंने अफ्रीका में भी कम से कम 3 कंट्रीज में 2-3 साल रहा हूँ। कॉलोनियलिज्म टाइम में भी अगर हम देखें ना, तो वहां से भी इसका बहुत बड़ा स्टेम आता है। अच्छा। आप देखो तो जो लोगों को ये फीलिंग है कि उनको उस समय पे सो कॉल्ड टीज किया जाता था, उनके बालों की वजह से किया जाता था बाय यूरोपियंस जो भी वहां पर रूल करते थे, तो उसका कहीं ना कहीं रूट वहां से भी है। इसीलिए और भी ज्यादा उनके अंदर ये इच्छा है कि मेरे बहुत ज्यादा लंबे बड़े एंड बाल हो। इसलिए आप देखना अफ्रो अमेरिकन पॉपुलेशन के विमेन को उनकी एक अलग ही एफिनिटी है हेयर को लेके। इस पे मूवीज बन चुकी हैं, हॉलीवुड में मूवीज बन चुकी हैं ओनली अबाउट कि उनका हेयर के ऊपर। अच्छा। नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन 1-2 मूवीज हैं जो बिल्कुल इसी ऊपर बन चुकी हैं, सिर्फ हेयर को लेके कि कैसे इनको इतना एफिनिटी है, क्योंकि उनके साथ तो ये नीड बेस्ड एक सिनारियो हो गया, तो उसमें ये इनका डे टू डे डेली यूज आइटम की तरह आप इसको मान सकते हैं। चलो, नीड तो समझ में आ गई कि यार लोगों की जेनेटिकल प्रॉब्लम है कि उनके हेयर लॉस होते हैं, ठीक है। अभी इसके अलावा क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं इस मार्केट में? लाइक और क्या प्रॉब्लम्स है जिसको लोग हेयर एक्सटेंशंस की तरफ ज्यादा जाते हैं? तो देखो, एक तो नीड तो एक अगर हम हेयर लॉस या इस पार्ट पे देखें, इसके अलावा फिर कैंसर, एलोपीसिया, ये सारे जो अलग अलग यूज केसेस हुए, और स्पेशली कोविड के बाद तो और ज्यादा हेयर लॉस के लोगों में इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़े, ऐसा स्टडीज ने भी बताया। अच्छा। और अब दूसरी चीज आती है एस्पिरेशन साइड। हम सब जानते हैं कंजम्पशन स्टोरी, एक कंज्यूमर स्टोरी किस तरह बिल्ड हो रही है स्पेशली अपनी कंट्री में। लोग पर्सनल केयर, अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा सोचने लगे हैं। तो एस्पिरेशन साइड पे भी अगर हम देखें ना, तो जैसे हम बोलते हैं कि इंस्टेंट नॉन सर्जिकल सोल्यूशन टू एनी ऑफ योर हेयर की लेंथ, वॉल्यूम, कलर या स्टाइल की डिजायर को अगर आपको इंस्टेंटली उसका एस्पिरेशन फुलफिल करना है, तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन है, वो है नेचुरल हेयर एक्सटेंशन प्रोडक्ट्स। तो वो, और इसको अगर हम एक और लाइन में समझाएं तो वो ये भी हो सकता है कि
व्हाई टू एक्सपेरिमेंट एंड डैमेज योर ओन हेयर व्हेन यू कैन यूज हेयर एक्सटेंशंस। करेक्ट। तो ये जो प्रॉपर एक पूरा यूज केस है, इसके केस में कहीं ना कहीं हेयर एक्सटेंशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। ये सारी बात जितनी मैंने की ये फीमेल सेंट्रिक, एस्पिरेशन तो मेरे को लगता है फीमेल सेंट्रिक ही होगी, और मेल सेंट्रिक में अगर जाएं तो वहां कंप्लीटली ऑब्वियसली बॉल्डिंग सोल्यूशन के अराउंड या नेसेसिटी के अराउंड। सॉरी मैं वीडियो इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट अगर इतनी देर तक देख लिया है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा। तो एक सिंपल सा काम कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज, क्योंकि उसका सिंपल रीजन बताता हूँ, जितने सब्सक्राइबर्स होंगे उतना ही लोग हमारे पॉडकास्ट पे आना चाहेंगे। दिखावा है बट चलता है, तो थोड़ा दिखावे के लिए ही कर दो, और आपको रिकमेंडेशंस भी मिल जाएंगे अगर आप सब्सक्राइबर हो, तो दोनों में ही हेल्प हो जाएगी। और कमेंट करके ये जरूर बता देना कि अभी तक का एपिसोड में सबसे अच्छी चीज आपको क्या लग रही है और सबसे गंदी चीज क्या लग रही है, ताकि हम वो गलत चीजें अगले पॉडकास्ट में रिपीट ना करें। चलो पूरा वीडियो देख लो। तो वहां नीड बेस हो गया, वहां कंप्लीटली नीड बेस हो जाता है। नीड वर्सेस एस्पिरेशन में अगर मैं परसेंटेज बोलूं इस टाइम पे, आपने भी 30 करोड़ का कर लिया, 30 करोड़ में नीड बेस कितना आपने किया और एस्पिरेशन बेस कितना किया? तो सरप्राइजिंगली दोनों ही बराबर हो रहा है। अच्छा, ऑलमोस्ट 50-50 पे है दोनों। आपका लेकिन अजम्पशन भी यही था? हमारा अजम्पशन शुरू में था कि शायद नीड ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड एस्पिरेशन ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, उसका सीधा रीजन अगेन, आप सोचो ना कि बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऑप्शंस ही नहीं है ना बहुत ज्यादा। तो वो एक चीज ही ऐसी है कि अगर इंसान को, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है कि अभी इसमें ना अवेयरनेस या इसमें वो टॉप ऑफ द फनल बिल्ड करना, डिस्कवरीज कराना, कि लोगों को जब पता चले कि यार मैं आज नीले बाल, कल ऐसे बाल, या उस टाइप के जो भी नई स्टाइल, न्यू हेयर स्टाइल एवरी न्यू डे, इस कॉन्सेप्ट के साथ जब लोगों को ये समझ में ना यार मेरे को ये, मैं खुद और मैं उन प्रोडक्ट्स को यूज करके अपने आप को रोज नया महसूस कर सकता हूँ, नई लुक दे सकता हूँ। तो वो वाला जो केस है ना, मुझे लगता है बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। जेनजीज और ये तो वैसे भी, और एक्सपेरिमेंटल थोड़ा ज्यादा और चीजों में है, तो आई थिंक उस वजह से मेरे को ये लगता है कि ये काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बट वर्ल्ड वाइड अभी मैं इंडिया में तो नहीं देखता कि अभी ट्रेंड है इस टाइम पे ये एस्पिरेशन वाला, जैसे कि रोज हमें बाल चेंज करने हैं या नई लुक चाहिए, द वे वी ड्रेस अप एवरी डे। ब्लेजर हमें हो सकता है रोज नया चाहिए हो, बट अभी बाल वाला तो एटलीस्ट फिलहाल नहीं है ट्रेंड, मे बी आने वाला है। कोई ऐसी कंट्री है या कोई वर्ल्ड वाइड फिनोमेना देख रहे हो जहां पे ये ट्रेंड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है? यूएस आप देखो, यूएस में नीड तो समझ में आ गई अफ्रो अमेरिकन आप वैसे भी अगर देखोगे, आप छोटे कॉलेज गोइंग बच्चों को देखो, रादर किसी भी अभी डेवलप्ड कंट्रीज में भी देख लो, जनरली अगर आप देखोगे तो जितना लोग हेयर कलर, एक बहुत बड़ा ऑप्शन ऐसा हो चुका है कि लोग इसको एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ हेयर कलर की तरफ भी देखने लगे। आप एक स्टाइल के फॉर्म में भी देखें अगर, तो फॉर एग्जाम्पल बहुत लोगों को लगता है कि मैं बैंग वाला कट करा लें, एग्जाम्पल है, लेकिन आपको जरूरी नहीं है, पता नहीं कि भाई कराने के बाद अच्छा लगे नहीं लगे, पर वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, करवा लिए फिर तो अब भुगतना पड़ेगा अगर अच्छा नहीं लगा। अब इसी तरह के लोग प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं कि भाई ठीक है, मैंने ट्राई करके बस देख लिया, इट इज लुकिंग गुड ऑन मी, तो मैं बस को जब मन किया तो मैं ऐसा लुक कर लें। तो ये ट्रेंड मैं बोलूँगा डेवलप्ड कंट्रीज में, और जो जनरल एक प्रोसेस भी है ना, ऑलरेडी बिल्ड हो रहा है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं आ ही रहा है। सेकंड एक और चीज जो आती है, वो आती है वॉल्यूम के अराउंड। ठीक है, एक तो हो गया नीड बेस्ड में, लेकिन वॉल्यूम एक ऐसी चीज है कि आपको कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन होती है। लोगों को ना हमेशा लगता है कि मेरे को यार मेरे बहुत घने बाल हो या उस टाइप के जो चीजें वगैरह, तो वो भी कहीं ना कहीं जब असली अपॉर्चुनिटी है कि लोगों को पता ही नहीं है इंडिया में अभी ये चीज, जैसे जैसे उनको पता चलता है। इसीलिए हमने हमेशा से ना एक चीज समझ लिया कि हमारा प्रोडक्ट ओमनी चैनल ही बिकेगा। तो एक टिपिकल D2C ब्रांड की तरह ना हमने सिर्फ ऑनलाइन पे फोकस नहीं किया कि पहले एक स्केल पे जाएंगे और फिर ऑफलाइन जाएंगे। हमने शुरू से अपने स्टोर्स बिल्ड करने भी शुरू किए, क्योंकि उसमें क्या है ना, लोगों को जब तक आपको महसूस नहीं कराओगे कि यार मेरे पे कैसा लग रहा है या मैं, ये भी चीज है, हमने ये देखा है कि बंदे ने एक बार बस छू के ट्राई करके एक बार लगा के देख लिया, बस इट्स सोल्ड, उसके दिमाग में वो आ चुका है। लेकिन ऑनलाइन सिर्फ वो करना एक डिफिकल्ट प्रोपोजिशन है। अगेन एक सर्टेन स्केल वो सब पे ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जब आपको 1000-5000 करोड़ का ब्रांड बिल्ड करना। करेक्ट। तो फर्स्ट जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों से शुरू किया? हमने बिल्कुल ऑफलाइन सबसे पहले, साथ में ही ऑनलाइन के शुरू किया, और अभी भी हमारी यही स्ट्रेटेजी है कि हम ऑफलाइन कंटिन्यूसली स्केल करते रहेंगे और ऑनलाइन डिस्कवरीज कराएंगे, उनको बुलाएंगे ऑफलाइन कि आओ आप। हमारा सिंपल रहता है ट्राई बिफोर यू बाय, आप आओ पहले ट्राई करो, उसके बाद आप उसको लेने का अपना डिसीजन लो। क्योंकि
ये क्या है ना, एक महंगी कैटेगरी है, हाई एओवी प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट। क्या AOV है? हमारा वेबसाइट पे एओवी कुछ अराउंड 5,500 रुपए का है। AOV में बता देता हूँ, एवरेज ऑर्डर वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो वेबसाइट पे अगर कोई आपका एक हेयर एक्सटेंशन खरीदना चाहे तो 5-5,500 से शुरू होता है। नहीं, तो एवरेज जो ओवरऑल एवरेज निकल रहा है वो 5-5,500 आता है। लोवेस्ट, लेकिन लोवेस्ट प्राइस के हमने जैसे स्ट्रीक्स और अलग अलग प्रोडक्ट निकाले हैं तो वो 400 रुपए से शुरू होकर 40,000 तक जाते हैं। अच्छा, इतना डिफरेंस कहाँ पे होता है, क्या है? तो डिफरेंस होता है, देखो अलग अलग यूज केसेस वगैरह में। फॉर एग्जांपल अगर हम एक छोटा सा एक कलर स्ट्रीक्स टाइप का प्रोडक्ट, या आपको एक नॉर्मल बस एक तरफ से कलर हाईलाइट टाइप बीच में एक वो जो एक वो लगा दिया, तो उस वो क्या है ना, वो एक छोटा प्रोडक्ट ऐसे मानो सैशे हो गया जैसे शैम्पू का, ऐसे ही वो 5 ग्राम का एक प्रोडक्ट है। वहीं एक जो फुल फ्लेजेड विग जो किसी एक कैंसर पेशेंट को पूरा बना के चाहिए, जो एक 300 ग्राम्स की बन के उसको बनाने में ही 6-7 दिन लगते हैं, वेरी कस्टमाइज प्रोडक्ट, वो 30-40 हजार रुपए की भी होती है। तो इसी बेसिकली कॉन्सेप्ट पे प्राइस का वेरिएशन आता है। दूसरी चीज, लेंथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। राइट, जितनी लंबी लेंथ होगी उतना ही प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि सप्लाई साइड से भी यही होता है कि आपको जितना लंबा लेंथ ऑफ हेयर होगा उतना ही उसका मुश्किल है उसको सोर्स करना मुश्किल है, जो प्राइमरली टेम्पल्स से हम लोग। करेक्ट। मैं ना सप्लाई चेन और इन सब पे तो आऊंगा, बट मुझे पहले ये समझना है कि आप इस बिजनेस में आए कैसे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, टू बी ऑनेस्ट। मेरा तो कोई बालों वालों से लेना देना था नहीं लाइफ में। मैं तो बढ़िया बाल है आपके, तो आपको तो नीड भी नहीं लग रही मुझे कि ऐसा करना चाहिए था। फिर कैसे आ गए? तो मैं एक्चुअली मैं जब कॉलेज के बाद मेरी सीधे जो जॉब थी वो थी ऑयल एंड गैस में, टोटल करके एक काफी नोन कंपनी है, वन ऑफ द टॉप 4 ऑयल एंड गैस की। तो मेरा बेस था पेरिस में। अच्छा। और मेरा जो डिपार्टमेंट मिला था मुझे, वो मिला था न्यू प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली मैं हर 3 महीने में किसी न किसी नए देश में बैठ के कुछ ना कुछ नए प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहा होता था। तो मैंने कुछ भी नहीं तो 2008 से 2019-20 में 19 तक एंड तक 11 साल में मैंने, मुझे लगता है 35-40 मेरी पोस्टिंग हुई है, मतलब अलग अलग कंट्रीज में। तो मैंने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में हर जगह देख ली जो मुझे देखना चाहिए था। अब उसमें मेरा एक हमेशा लाइफ में एक थॉट जरूर था कि मेरे को वापस इंडिया ही आना है। ये मेरा थॉट था जब मैं जा ही रहा था तब भी। क्यों? शायद फैमिली मेरा मेन रीजन रही होगी कि पेरेंट्स यही हैं सब कुछ वगैरह, या मैं थोड़ा सा क्या एकदम दिल से वो बड़ा इंडियन हूँ, देसी कह लो बिल्कुल एकदम। तो मुझे कभी भी ऐसा लगता था कि यार मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस ही फील होगी बाहर, तो मतलब अपने को चाहिए वो देसी अपना चाय, नीचे वो 4 लोग और वो सब। तो वो शुरू से था, ये एक ऐसा फैक्टर है जो मेरे को बिल्कुल डे 1 से क्लियर था कि भाई ऐसे ही होगा। अच्छा, जब आप गए थे तब तो मैरिड नहीं हो गए? नहीं, तो ये तो मैं सीधे कॉलेज से सीधे 2008 की बात है, IIT दिल्ली। हमारा आप एक ही हॉस्टल से निकले, एक ही हॉस्टल से हम दोनों। तो बेसिकली हुआ ये कि मैं और मेरा बॉस जो वहां पे थे, तो हम लोग ऐसे ही ना बात करते थे कभी कभी कि यार फ्रांस से इंडिया में क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंडिया से फ्रांस में क्या एक्सपोर्ट होगा, उसको बहुत ऐसे रहता था। हम बात करते करते तो तभी इस पूरी बातचीत में ना एक अफ्रीका का ये बात है, एक और साथी वगैरह थे, उसने बोला कि इंडिया से ना बाल वगैरह आते हैं। और उसकी वाइफ कोई सलोन वलोन चलाती थी वहां पर अंगोला में। तो मैं खुद सरप्राइज हो गया, मैं ये क्या बात है, मेरे को तो खुद नहीं पता है ये सब वगैरह। फिर मुझे मेरा एक और दोस्त मिला, वो IIT बॉम्बे का ही था, मेरे साथ पोस्टर, उसने मुझे बताया, कह रहा हाँ मैंने उसको कहीं से बाल लाके दिए भी, वो बोला मेरे को अच्छे खासे पैसे बताए। उसने बोला मेरे को यार बढ़िया लगा ये तो, उसको पैसे बन गए कुछ। अच्छा, ये वो सिर्फ ऐसे ही उसने तो एक बार के लिए ऐसे ही कर लिया था, और मेरे दिमाग में ये बात रख गई यार ये ऐसा क्या है जो अपने इंडिया से ही हो रहा है, इनको पता है हमको नहीं पता। और इसी तरह का डिस्कशन में मेरा एक और दोस्त था, एक्चुअली क्या था, इस ऑयल एंड गैस और कई बार रिग पे होते थे। बीच में रिग पे क्या है ना, शाम को 6 बजे के बाद आपको क्या करना है, बस लोगों से बात ही करनी है। टाइम तो वही समंदर पे कैसे काटोगे, बिल्कुल। तो बातें करते थे, टाइम स्पेंड किया रिग पे काफी? हाँ, मतलब काफी तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब 3-3 एक 1.5 महीना करके बीच वो भी काफी होता है बीच में समंदर के। तो वो अच्छा था, वो मेरे को लगता है वो थॉट प्रोसेस के लिए मेरे लिए तो बहुत अच्छा मेडिटेशन थी फ्री की आपके यहाँ, सीरियसली। तो वहां मेरे को और भी ऐसे एक ब्राजील का मेरा एक साथी मिला, उसने भी मेरे को बताया कि यार बड़ी अच्छी डिमांड होती है, इंडिया से आते हैं ये सब चीज, तो देखो तुम। वहां से मेरे को ऐसा लगा यार ये ऐसा क्या वो है। तो अब फिर उसके बाद मैंने इसकी रिसर्च में शुरू किया। तो मैंने सबसे पहले बेसिक सी एक अपना मेरे साथी को लिया, मैंने कहा चलो कुछ ऐसे बताया वगैरह, बेसिक एक मैन्युफैक्चरिंग की चीजें पढ़ी, समझा।
तो मेरे को डिमांड साइड तो दिख गई अलग अलग कंट्रीज में। मैं खुद ही इतना ट्रेवल करके मैंने खूब एकदम ग्राउंड सेल्स की, जा जाके लोगों से मिला, देखा कि क्या चल रहा है। तो मुझे समझ में आ गया कि यार डिमांड साइड तो सॉर्टेड है, ग्लोबल डिमांड है इसकी। सप्लाई साइड पे फिर मैं पीछे पूरा साउथ में रिसर्च वगैरह करके आया। अच्छा, मैंने रिक की बीच में जान के इसलिए ले ली कि 1 महीना मेरा जॉब होता था, 1 महीने की मेरे को छुट्टी हो जाती थी। वो मैं फिर आके फिर तो 1 महीना डिमांड साइड देख के समझता था, 1 महीना पीछे पूरा सोर्सिंग सप्लाई साइड समझ। कितने टाइम किया ये सारा रिसर्च? ये इस पूरी मेरे को लगा है लगभग 1.5 से 2 साल। अच्छा। तो मैंने 2017 से मुझे लगता है ये थॉट और ओवरऑल आने लगा था। उसके बाद जब मैंने जाके देखा लोगों को ना, स्पेशली पीछे बैकएंड पे, कि यार कितना बड़ा ये मार्केट है, गांव में बैठे बैठे लोग जो सिर्फ इसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं रॉ मटेरियल की, इंडिया में वो 500-500 करोड़ का एनुअल टर्नओवर कर रहे हैं। बाल बेच के लोग फिर ट्रेडिंग बाल बेच के, बीच में इतने मल्टीपल मिडलमैन है कि वो बाल खरीद लिया, उसने उसमें कुछ बेसिक वैल्यू कोई प्रॉप तो नहीं ऐड किया, लेकिन क्लीनिंग करके या जो भी रॉ, बेसिकली इन शॉर्ट मुझे ये समझ में आ गया कि इंडिया से सिर्फ रॉ मटेरियल बाहर जाता है और इंडिया ही अकेला इसका सोर्स है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देखो ना कि हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हेयर एक्सटेंशंस, ह्यूमन हेयर। अब ह्यूमन हेयर में भी आप अगर फीमेल के प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो वो हेयर एक विमेन से आना चाहिए। अब इंडिया में तो साउथ में पूरा ट्रेडिशन है कि विमेन अपना हेयर डोनेट करते हैं, तिरुपति, बाकी सारी जगह एंड ऑल। दुनिया में और कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पे ये ट्रेडिशन हो। और बाकी तो कोई भी विमेन अपने बॉल्ड, आई मीन आप कुछ भी पैसा ऑफर कर दो तब भी नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो ये एक यूनिक मुझे सप्लाई चेन का एडवांटेज समझ में आया। मुझे समझ में आया कि यहाँ से अगर स्केल कोई करके एक इंडियन कंपनी यहीं हो जाए तो वो, मैं लिटरली मुझे लगता है मोनोपोलाइज भी कर सकती है 14 बिलियन की इंडस्ट्री को। अच्छा, मुझे फिर ये दिखाई दिया कि बड़ी बड़ी ब्रांड बिल्ड हो गई यूएस में, यहीं से चीजें जा रही हैं, यहीं से बिल्ड हो रही। तो फिर कहीं ना कहीं मेरे को वो कॉन्फिडेंस और आने लगा कि ठीक है, ये बहुत बड़ी सच में ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, इसमें बहुत मेहनत भी लगेगी, कैटेगरी क्रिएशन भी है, पूरी अनऑर्गेनाइज मार्केट को ऑर्गेनाइज करना है, बट जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और एंड इट्स अ ग्लोबल थिंग। सबको बालों से एस्पिरेशन है, नीड है। हर कंट्री में आप चले जाओ, सब जगह यही है। बिल्कुल। मतलब जब मुझे लगता है पहले 4-5 ऑर्डर हमने इराक और अफगानिस्तान में भी किए हैं, तो सोचो मतलब मुझे समझ आ रहा है कि अफगानिस्तान में भी लोग खरीदने के लिए बात कर रहे हैं आपसे। तो इंडिया इज द मेजर एक्सपोर्टर। इंडिया रॉ मटेरियल का मेजर एक्सपोर्टर है। होता क्या है, पूरी जो इसकी वैल्यू चेन है ना, वो जो फिर मेरे को समझ में आया, रॉ मटेरियल पूरा इंडिया में पड़ा हुआ है। इंडिया में किसी ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया कि मैं टेक्नोलॉजी लाऊं, इसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से सीखूं, करूं, प्रोसेसिंग करूं, और बहुत इंट्रिकेट, बहुत पूरी केमिकल इंजीनियरिंग लग जाती है इसमें। सिलाई मशीन पे नहीं बनते एक्चुअली बहुत डिटेल्ड प्रोसेस है। तो वो बना रहे हैं सिलाई मशीन पे। अब वही है कि वो मैं इसलिए बोलता हूँ हमारी फैक्ट्री आओ देखो एक बार कि कैसे बनते हैं, है ना। नहीं तो फिर तो जरूरत ही नहीं थी, हर घर में मैं खुद ही बनवा लेता सिलाई मशीन पे। तो अब पॉइंट, सो मैन्युफैक्चरिंग चाइना ने इसमें काइंड ऑफ बिल्ड किया। तो इंडिया से हेयर जाता है, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होने लगी, वहां से प्रोडक्ट आगे प्राइवेट लेवल जाता है, वहां ब्रांड बना के लोगों ने बेचना शुरू किया। अच्छा। और इतना अनऑर्गेनाइज्ड, और इसके नंबर्स भी मतलब आपको ना रियल नंबर्स ही मिलेंगे। अभी आप गूगल करना, एक ईडी ने ना एक कंसाइनमेंट पकड़ा 12,000 करोड़ का हेयर का, जो इंडिया से स्मगल हो रहा था टू चाइना। अच्छा। 12,000 करोड़ का तो एक कंसाइनमेंट, विच इज इक्विवेलेंट टू $1.5 बिलियन। करेक्ट। तो सिंगल शिपमेंट थी, एक सिंगल शिपमेंट जो पकड़ी हुई है, जो आप गूगल करोगे आपको अभी 1 महीना पहले या कुछ की खबर है। अच्छा। कोलकाता साइड या कहाँ तो पकड़ा है। तो बेसिकली ये जो ओवरऑल आइडिया या ओवरऑल जो मेन गैप है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग उठ के यहाँ आ जाए, इंडिया से ही फिनिश प्रोडक्ट बनने लग जाए, और ऑब्वियसली उसमें फिर नई आईपीस क्रिएट हो, बढ़िया टेक, यही आता है अपने को तो टेक्नोलॉजी, ये सब दिमाग लगाना। तो ये सब चीज हम लोग भी कर ही सकते हैं। बिल्कुल। चाइना कर सकता है तो हम भी एटलीस्ट वो पहला फेज जो वो कर रहे हैं वो करके यहाँ करें, फिर उसमें अपनी पूरी जितना दिमाग चला सकते हैं उसको लगा के फिर आगे बढ़ाएं। तो वो बेसिकली जो गैप है, उसके बाद क्या हो सकता है ना, यहीं पर सप्लाई है, यहीं से आप बना रहे हो बेस्ट क्वालिटी फिनिश प्रोडक्ट, आप यहीं से बना के पूरी दुनिया भर में एक एक्सपोर्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया, यानी एथिकल सोर्स प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया की तरह ये बाहर जाए। बिल्कुल। ये बेसिकली ओवरऑल विजन के साथ फिर इसमें हम लोगों ने घुसे थे। अब मान लो इतना सारा जो हेयर रॉ मटेरियल अवेलेबल है, मुझे ये समझना है कि उसके अंदर सबसे मेजर परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल क्या रिलीजियस रीजंस की वजह से होता है?
जो ट्रेडिशन चलते आए हैं कि आपको एक मंदिर में जाके डोनेट करने हैं बाल, क्या सबसे मेजर वही है, रिलीजन? तो इसमें ना दो हैं रीजंस। एक रीजन तो जो रिलीजियस रीजन की वजह से होता है, जो मंदिरों में डोनेशन और ये सब, तो उसका ऑब्वियसली एक काफी बड़ा पार्ट वो है। कितना परसेंट होगा वो? तो अगर हम परसेंटेजेस की आज की तारीख में बात करें ना, तो 50% होगा अराउंड। अच्छा। है ना। उसमें होता ही है कि जो ये मंदिर वगैरह हैं, जैसे तिरुपति एक वन ऑफ द बिग नेम्स होता है, उसमें क्या होता है, जब ये हेयर का ऑक्शन होता है, ये ऑक्शन होता है? ऑक्शंस प्रॉपर, इसका तो अब सब सेट हो गया। तिरुपति को तो लिटरली स्टॉक एक्सचेंज बना लिया है हेयर का। अच्छा। वो ऑक्शन के प्राइसेस निकालता है, उससे मोटा मोटा रॉ मटेरियल के प्राइसेस, डेली नहीं, मंथली लेवल पे। अच्छा। ठीक है। तो होता ही है कि फिर वो जो पैसा उनको आता है टेम्पल ट्रस्ट को, फिर वो पैसे को यूज करते हैं ऑब्वियसली जो भी डेवलपमेंट में, सोशल डोनेशन में, हाँ। चीज में, स्कूल बनाना, जो भी अपने वेलफेयर प्रोजेक्ट्स ये सब वगैरह में यूज करते हैं उसको। अब दूसरा जो एक है वो होता है कि पता नहीं आप में से कुछ, शायद कुछ लोगों ने सुना हो, देखा हो, छोटे शहरों में ना क्या होता है, जैसे रद्दी लेने आते थे ना लोग पहले, अब क्या है, लोग घर घर भी जाने लगे हैं। आप जो विमेन जो होते हैं अपने घर में ना बालों को कोम्ब करते हैं, तो कुछ बाल ना उनके वो गिरते हैं। हाँ। उसको भी ना वो अब लोग बोलते हैं आप इनको इकट्ठा करिए और इनको एक जगह इकट्ठा करके आप आगे दो, और ये एक अलग ही सप्लाई चेन बनी हुई है। अच्छा। तो ये भी एक सोर्स वगैरह होता है। हम लोग प्राइमरली जो भी अपना हेयर या वो करते हैं, वो हम प्राइमरली टेम्पल से ही बिल्ड करते हैं। अच्छा, मेजर आपका सोर्स टेम्पल्स है? मेजर सोर्स वो टेम्पल से ही बिल्ड होता है। बट इसमें कैसा आपको लगता है कि फोर्सिबल फ्यूचर में 5 साल 10 साल क्या ये ट्रेडिशन चेंज हो सकता है कि लोग रिलीजन के नाम पे ये देना बंद कर दें? अगर तो देखो गोइंग फॉरवर्ड 5-10 साल तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है शायद 15-20 साल में कहीं ना कहीं चेंज तो हो सकता है कि इसमें डेफिनेटली आ सकता है। बट एज आई सेड, एक अलग जो ये पूरा एक सोर्स बना हुआ है, देखो इसको ऐसे समझते हैं, डिक्लाइन हो सकता है। हालांकि रिलीजन एक ऐसी चीज है कि ये वो वाला सवाल भी है कि रिलीजन तो पहले भी था, आज भी है, और हम मानते हैं कि आगे भी चलता ही रहेगा। तो ये सवाल कहीं ना कहीं उसी तरह का है। तो डिफिकल्ट है इसका आंसर देना, लेकिन मे बी कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर कह सकते हो आप। बट इसका आंसर ना मैं इस तरह देना चाहता हूँ, जब तक लोगों के सर पे बाल हैं किसी ना किसी फॉर्म में, तो वो यूज होने ही है। वो तो रिसाइकल कह लो इसको, जैसे समझ लो। तो वो इसलिए हमेशा सप्लाई साइड में आपको कोई चैलेंज नहीं आने वाला था। जब तक लोग पैदा होते रहेंगे, उनके बाल आते रहेंगे, उनके बाल जाएंगे, बाल मतलब कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में डोनेट या कुछ होंगे, या जैसे मैंने बताया कि वो गिरेंगे तो भी यूज होंगे, तो वही प्रोडक्ट बन के वापस यूज होंगे। तो सैलून्स से सोर्सिंग नहीं होती? तो सैलून से भी सोर्सिंग की जा सकती है, लेकिन होता यह है कि सैलून्स में जनरली इसके लिए एक बहुत डिटेल्ड सब वो बैठाने का जरूरत है, सब पूरा सप्लाई चेन। क्योंकि सैलून्स में जनरली जो लोग जाते हैं ना, वो अपने हेयर को कलर कराते हैं। अच्छा। या कलर वगैरह। जब हेयर कट होता है तो जब होता है ना, तो होता क्या है कि जो हेयर कलर हो रखे होते हैं बाल, अभी तो क्योंकि इतना वो रहते, तो वो जो हेयर कलर्ड बाल होते हैं या हिना विना यूज किया होता है, वो उसको थोड़ा सा इंफीरियर क्वालिटी ऑफ हेयर में गिना जाता है। तो बाय वैल्यू ऑफ इट की जो सैलून्स में जो बाल होते हैं, उनकी सो कॉल्ड क्वालिटी वाइज दे आर लिटिल लेसर, कम ऐसे मान लो, या उसमें वेस्टेज एलिमेंट ज्यादा होते हैं। अच्छा। बट वो बिल्कुल डेफिनेटली एक सोर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट तो है ही। बट जो लोग डोनेट करते हैं टेम्पल्स में जाके करते हैं, वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं आती कि जनरली क्वालिटी का होता है? साउथ ऑफ इंडिया में हेयर कलर बहुत ही कम कराया जाता है, और स्पेशली जो डोनेशंस वगैरह वाले होते हैं, वो लोग खुद ही एक्चुअली एक तो पहले से ही सेग्रीगेट भी कर देते हैं इस चीज। अच्छा। कि ये कलर्ड है, डाइड है, कौन सा नहीं है, क्योंकि उनको तो ऑक्शन करना है ना। उनको ऑक्शन करना है। तो इसमें ऑक्शन में भी अलग अलग टियर्स होते हैं, अलग अलग टियर्स बने हुए हैं। लो क्वालिटी का है तो ये इस रेट पे जाएगा, ऐसे है वहां पे। बिल्कुल। अच्छा। तो लेंथ भी एक पैरामीटर है, और इस तरह का क्वालिटी का भी एक पैरामीटर है। क्या जनरली ऑक्शन रेट रहता है, क्या ट्रेंड रहता है? तो लेंथ में के हिसाब से जाता है। तो अगर मैं रेंज बताऊं, तो आप ऐसे मान सकते हो कि 8 से 10 हजार रुपए किलो से 50-60 हजार रुपए किलो तक जाता है। 1 किलो बाल 8 से 10 हजार रुपए में मिलते हैं? हाँ, मिनिमम लेंथ का। कितनी लेंथ की बात हो रही है? और ये 8 इंच। 8 इंच की, और जितना ज्यादा और ऑब्वियसली अप टू 30 इंच एंड ऑल, तो फिर वो 50-50 हजार रुपए तक जाता है। अच्छा। 50-60 हजार है। बट मुझे ये समझना है कि इसमें मिक्सिंग का भी तो रहता होगा ना। हाउ डू यू प्रोसेस दिस रॉ मटेरियल? के मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके के बाल हैं,
अभी ये भी हो सकता है टेक्निकली, अगर मैं बोलूँ तो डैंड्रफ भी हो सकता है किसी के बालों में, ये भी तो प्रॉब्लम होती होगी। हाउ डू यू प्रोसेस तो दिस? देखो टेम्पल वाले जो हेयर होता है, जो हाँ। टेम्पल है, इसीलिए इंडिया की ना बहुत एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है। इंडिया के हेयर की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा ग्लोबली मानी जाती है। अच्छा। होता क्या है, टेम्पल में जो हेयर आता है वो एक तो एक ही सोर्स से आता है, यानी एक ही डोनर से। तो क्या होगा, जब आपका हेयर डोनेशन हो रहा है तो वहीं पर ही उसको टाई अप करके कंप्लीटली सेग्रीगेटेड बना के रखा जाता है। मतलब सिंगल सिंगल अलग अलग रखते हैं, मिक्स नहीं करते, उसको मिक्स नहीं किया जाता। अच्छा। और ये सबसे अच्छी क्वालिटी में माना जाता है, क्योंकि फिर इसके ऊपर सब कुछ उतना यूनिफॉर्मली आप कर सकते हो। और इसका सोर्सिंग कहीं भी और से होना बहुत मुश्किल है, कहीं और है ही नहीं, होता ही नहीं है अनलेस कोई अपने बाल पूरे दे। तो इसलिए इसकी एक तरह से आप ये मान सकते हो, इसकी प्रीमियम प्राइस एक चार्ज रहता है। ओके। अब आपके पास रॉ मटेरियल आ गया, फिर अब आप क्या करते हो उसके ऊपर? तो जब रॉ मटेरियल आता है, तो अगर मैं बहुत ब्रॉड बहुत टेक्निकल उसमें नहीं घुसूं तो समझते हो, तो 2-3 तरह के आपको प्रोसेस बेसिक करने हैं। सबसे पहला प्रोसेस हो गया कि आपको ना एक हेयर है, हेयर के आगे ना आप एक गॉड मेड रॉ मटेरियल के साथ काम कर रहे हो, आप एक मैन मेड रॉ मटेरियल के साथ काम नहीं कर रहे। तो अब इसमें क्या होता है कि जरूरी नहीं है जो आपके पास हेयर आए हैं उसमें सब लेंथ, सारी लेंथ का कंपोजिशन सेम होगा। तो आप सबसे पहले तो अपने सेग्रीगेशंस कराते हो कि लेंथ के हिसाब से आप एक यूनिफॉर्म सेग्रीगेशन बिल्ड करोगे, कि छोटा बाल कुछ हटाओ, कुछ सर्टेन लेंथ के कॉम्पोजिशंस बिल्ड करो। और आप भी इंडिविजुअल सिंगल लेवल पे करते हो जिस लेवल पे आपके पास आया था, या आप मिक्स कर देते हो अपने एंड पे? नहीं, वो फिर 2 अलग अलग तरह से करा जाता है, अलग अलग तरह के सोर्सेस से डिपेंड करता है। बट हम उसी में ही लेकर, अगर हमने मिक्स कर दिया तो फिर वो उसका वो वैल्यू ही खत्म हो गया। इसको आप ऐसे समझो कि अगर एक टेम्पल से मिला हुआ बाल आपके पास है, अगर वो आपके हाथ से छूट गया और आपने फिर से उसको उठाया, तो आपने उसकी लेट से वैल्यू को आधा कर दिया। क्योंकि होता क्या है, जो एक हेयर टेम्पल से है उसका हेड एंड टेल एक ही डायरेक्शन, सब हेड मतलब जहां से वो ऐसे स्कैल्प, और टेल इज द बॉटम पार्ट, राइट। तो वो दोनों पार्ट जो अलग अलग हैं, बेसिकली क्या होता है, क्यूटिकल और होता है। क्यूटिकल्स अगर अलाइंड होते हैं तो बाल फंसेगा नहीं। मैं थोड़ा टेक्निकल चला जा रहा हूँ, लेकिन तो अगर वो सारे बाल एक ही डायरेक्शंस में क्यूटिकल अलाइंड है, तो आपके बाल क्या है, कुछ भी किसी भी तरह से फंसेगा नहीं, अच्छी क्वालिटी उसमें रहेगा। वहीं अगर वो गिर गया, आपने फिर उठाया, तो वो सब आगे पीछे हेड टेल हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं उसमें टेंगल और ये सब टाइप के इश्यूज रहेंगे। तो बेसिकली आप लेंथ के बेसिस पे सेग्रीगेशन करते हो। सेकंड चीज क्या होती है कि अलग अलग टाइप के हेयर टाइप हो जाएंगे। जैसे आपके कुछ ग्रे हेयर भी होंगे, आपके कुछ ऐसे जो आपने हेना वगैरह बाल पे लगाया होता है या डाई लगाया होता है, उस पर वापस कलर करना मुश्किल होता है, तो उनको एक अलग सेग्रीगेशन में किसी और पर्पस में यूज किया जाएगा। तो कलर बेसिस पे भी उसका सेग्रीगेशन वगैरह किया जाएगा। फिर जो प्रोसेसेस हैं, जैसे क्यूटिकल को अलाइन कराना, वो सब एक हैकलिंग और अदर प्रोसेसेस होते हैं। उसके बाद फिर डिफरेंट आपकी प्रोडक्ट असेंबली लाइंस हैं। तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो टेप से बनते हैं, एक स्पेशल टेप होता है जो यूएस से इंपोर्ट करते हैं, वो साथ में लगा के फिर वो आपके सीधे हेयर पे यूज किया जा सकता है। फिर आप कुछ भी करो, आप नहाओ, जो कुछ करना है, 2-3 महीने तक कुछ नहीं होना उसका। एक कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो ग्लू बेस्ड होते हैं, केराटिन ग्लू होती है जो इटली से इंपोर्टेड की जाती है, फिर उसको उसके साथ उन प्रोडक्ट्स को बिल्ड के बनाया जाता है। इसी तरह से कुछ क्लिप बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक नॉर्मल टिक टैक्स एंड ऑल ऑफ दोस। फिर होते हैं कुछ निटिंग लेड प्रोडक्ट, जो विग्स वगैरह, वो बिल्कुल ऐसा होता है कि आप ऐसे मानो एक सर्टेन कैसे सर्टेन बेस के ऊपर आप जैसे बनारस में साड़ी इसीलिए जाती है ना, बहुत ही बारीक, उससे उसी तरह से बिल्कुल विग को बिल बनाया जाता है। एक विग 5-5, 6-6 दिन में बनाता है एक इंसान। अच्छा, इतना इंटीग्रेट काम है। तो आप ऐसे मानो एक 4 स्कैल्प पे वो पूरी तरह से उसको सुई से लगा के पूरा उसको बना रहा है, ये सब करके। तो गोइंग फॉरवर्ड यही सब आइडिया हमारा है कि हम इसमें रोबोटिक आर्म यूज कर सकते हैं, इसको प्रोसेस को 6 दिन से 6 मिनट का कर सकते हैं। तो आपके अभी ऑटोमेशन कहाँ पे है इस पूरे तो अभी प्रोसेस में क्या है, ऑटोमेशन हम ऑलमोस्ट 40% तो करते हैं। लेकिन अभी तो ऑटोमेट इनिशियल जो हमारा लेंस सेग्रीगेशन वगैरह वाला पार्ट है, उस पार्ट में विजन कैमरास है। नहीं, विजन कैमरास वाला पार्ट अभी हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। इनफैक्ट जो मेरे साथी हैं मनीष, वो पूरा इसमें लगे हुए हैं। मेनली जो हम प्रोडक्ट उसके बाद असेंबलीज बना रहे हैं, जो हम टेप रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो वो टेप की मशीन जो ऑटोमेट करके बना सकते हैं। इसके अलावा
निटिंग तो नहीं, लेकिन बाकी सारे जो क्लिप बेस्ड और बाकी प्रोडक्ट्स को ऑटोमेट वगैरह कर दिया। तो जिस लेवल तक की ऑटोमेशन चाइना या बाकी जगहों में ऑलरेडी अवेलेबल हमें दिखी, वो तो हमने एज अ पार्ट ऑफ फेज 1 हम लेके आई गए हैं। वो मशीन्स ले ली आपने? वो मशीन्स हमने ले ली हैं, उनको यूज कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बनाया है। अब जो सेकंड लेवल है वो आता है फिर R&D लेड। उसको फिर हम लोग अब मतलब उस पर भी काम कर ही रहे हैं। मोस्टली इन अ मैटर ऑफ 1 year एंड ऑल वील हैव मोर ऑटोमेशन गोइंग फर्दर। बट इसमें अभी क्या है ना, बहुत काम है। अभी क्या है, पहली चीज तो सॉरी मैं दोबारा से वीडियो इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट जिनकी वजह से पॉडकास्ट पॉसिबल हो रहा है उनके बारे में बताना भी ज़रूरी है। मेरी ही कंपनी है इजी लीड्स, जिसका मैं फाउंडर हूँ। अगर आप अभी तक नहीं जानते तो प्लीज़, अगर आप सेल्स में हो, रिक्रूटमेंट में हो, बिजनेस है खुद का, या कहीं पे जॉब भी कर रहे हो, या एक इंडिपेंडेंट सोलोप्रेन्योर हो, फ्रीलांसर हो, तो इजी लीड्स आपको हेल्प कर सकता है B2B कॉन्टैक्ट नंबर्स ढूंढने में, ताकि आपकी सेल्स या रिक्रूटमेंट या मार्केटिंग आसान बन सके। तो एक बार जाके चेकआउट कर लेना, फ्री ट्रायल है प्रोडक्ट का, एक बार जाके एक्सप्लोर ज़रूर कर लेना। अब पूरा वीडियो आप देख लो। कैटेगरी कोई बिल्ड करना, साथ में ऑब्वियसली बैंडविड्थ एंड कैपिटल, दोनों चीजों की बहुत जरूरत है इसके लिए। राइट। तो जितना हम साथ में कर सकते हैं उतना हम साथ में इसको करते भी जा रहे हैं ऑटोमेटर। आपने सप्लाई चेन समझा तो दी, बट इसमें दिक्कतें क्या है? टॉप 3 चैलेंज अगर मुझे बताने हो, 2 या 3 चैलेंज क्या है इस पूरे हेयर एक्सटेंशन की सप्लाई चेन में? तो हेयर एक्सटेंशन की सप्लाई चेन में सबसे पहली चीज जो है ना, वो है जो मुझे प्रॉब्लम समझ में आती है, मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ अभी मेजरली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक D2C ब्रांड या कोई चीज कभी भी कोई बनाते हो, आप देखो मेजरली जितने भी D2C ब्रांड होंगे ना, वो सब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ये सब वगैरह कराते हैं और आगे काम करते हैं। हमने सबसे पहले हमने भी सोचा था कि हम भी ढूंढते हैं। हमें पूरे इंडिया में एक आदमी नहीं मिला जो ढंग से मैन्युफैक्चरिंग करता, कि रॉ मटेरियल आप दे दो उसको, वो भाई तू बना दे, ये कर दे, या ऐसे कोई करता हो तो हम एक तरह से नो हाउ ले लें। तो अभी जो लोग ये कर रहे हैं इंडिया में, वो क्या आप कहाँ से लेते हैं? अभी इंडिया में जो करते हैं, मतलब एक तो अभी भी क्या है, ब्रांड प्रेजेंस तो बहुत थोड़ा सा ही है, कोई खास ऐसा कुछ है मतलब, और मैन्युफैक्चरिंग तो हार्डली कोई कर रहा है। और जो लोग सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरर्स बैठे हैं, है ना, वो प्राइमरली क्या है, वो ट्रेडर्स ही हैं एक तरह से। वो क्या है, वो इनिशियल वैल्यू एडिशन को ही मैन्युफैक्चरिंग मानने लगे हैं। 95% वो लोग भी रॉ मटेरियल ही भेज रहे हैं बाहर। तो जो एक्चुअली जो प्रोडक्ट फिनिश्ड जिस टाइप के बन के जाने चाहिए, वो उसमें इंडिया ने कभी घुसा ही नहीं। उसका रीजन मुझे जो समझ में आया, मैंने बहुत सवाल पूछा लोगों से भी कि आप क्यों नहीं कर रहे थे ये, तो आई थिंक उनको ये लग रहा था कि उनके बोले ये चांदी वाले रेट पे चीज हमें मिल ही रही है, अगर हम इसमें 10% भी कमा लेते हैं हमारा काम हो जाता है। धीरे धीरे करके वो कमा लेते हैं। उनको तो उन्हें घुसना ही नहीं है इतना कि इसमें, आज हम लोग इसमें इतना अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, तो इन पूरी एसोसिएशन हमारे साथ आ गई है कि आप लोग इसमें और वो करो और हमें भी सिखाओ, हमें भी बताओ कैसे करना है। उस लेवल की अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मतलब हमें तो कुछ साल ही हुए हैं, जो 30-30, 40-40 साल से इसमें हैं, वो लोग भी हमारे को बोल रहे हैं कि आप आगे इसमें डेवलप करिए, टेक्नोलॉजी लाइए। हम लोग चाहते हैं कि इंडिया चाइना से कॉम्पीट करे। राइट। तो अगर मैं बोलूँ आपका एक स्ट्रेंथ या लेवरेज या मोट इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर, बिजनेस के अंदर, यही है कि आप आपकी मैन्युफैक्चरिंग, पूरी सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी खुद की है आपकी। एग्जैक्टली। कंपेयर्ड टू द रेस्ट ऑफ द पीपल इन दिस स्पेस। बिल्कुल। तो मैन्युफैक्चरिंग ही सबसे बड़ा इसका मोट है, और वही सबसे बड़ा मोट बनने भी जाने वाला है। सबसे बड़ा गैप ही वहीं पर था, वरना रॉ मटेरियल तो जा ही रहा था इंडिया से बाहर। वो जो जैसे कंपनीज हैं बेलामीज या बड़ी बड़ी बाहर जो US वगैरह में बैठी हैं, जिनको लुई विटॉन ने एक्वायर करा है, तो वो जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वैसे ये उससे भी बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट बेटर प्राइस में इंडिया से बहुत आराम से जा सकता है, अगर हम सही तरीके से उसको फिनिश बना सके। यही हमारा एंड विजन है। तो ये सबसे पहली मेजर सप्लाई चेन की प्रॉब्लम। दूसरी जो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, वो है अवेयरनेस की प्रॉब्लम। तो अवेयरनेस ऑब्वियसली सप्लाई चेन में भी आती है, लोगों को पता ही नहीं है किस चीज में कहाँ क्या कैसे करना है। जो खुद इसमें इतने सालों से हैं उनको नहीं पता। और मैं कंज्यूमर साइड पे भी देखूं ना, तो वहां भी अवेयरनेस ही, मैं उसको चैलेंज नहीं बोलता हूँ, मैं हमेशा अपॉर्चुनिटी बोलता हूँ, क्योंकि बहुत कम ऐसी इंडस्ट्री या वो है जो अब कैटेगरी क्रिएशन का हिस्सा होना भी मेरे को लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। और जब भी कैटेगरी क्रिएट होती है तो ऑब्वियसली जो उस जर्नी में कंपनीज अच्छा बड़ा करती हैं।
हमारे को बहुत अच्छा पैरेलल लेंसकार्ट से नजर आता है। लेंसकार्ट ने भी पूरी कैटेगरी क्रिएट की। बिल्कुल। पीयूष बंसल ने हमेशा मेरे को एक ही चीज बोली है कि लेंसकार्ट और हे ओरिजिनल्स की एकदम सिमिलर जर्नी है, और वो है भी बिल्कुल उसी तरीके से। मुझे समझ में आ रहा है कि वो बिल्कुल वैसे ही है। तो दूसरा चैलेंज / अपॉर्चुनिटी मैं बोलूंगा अवेयरनेस के अराउंड है। तीसरा मैं अगर सोचूं तो ऐसे एज सच मुझे और कुछ खास तो बहुत ज्यादा आने। तीसरी चीज जो मुझे नजर आती है कहीं ना कहीं पहले पॉइंट से रिलेटेड, हालांकि कि चाइना में तो क्या है, बना बनाया एक बेस हो गया। लोग लाखों लोग इस ना पूरे इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनको स्किल्स भी आती हैं। वो इंडिया में पूरा स्किल का वो करना, वो और उस स्केल पे करना, वो एक कहीं ना कहीं एक ये इनिशियल मतलब अगेन अपॉर्चुनिटी चैलेंज जो भी कह लो, वो भी एक कहीं ना कहीं है शुरू में। मतलब आप ये मानो कि हमें आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सीख के खुद सीख के, जैसे वो मेजर माइनर एग्जाम दे के फिर हमने उसको कर रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं, फिर हमने इसको आगे बढ़ाया। तो पहला शुरुआती काम हमको भी बड़ा मुश्किल लगा स्किल डेवलप वाले पार्ट पे। अब लेकिन हम स्किल इंडिया मिशन और ये सब वगैरह में भी इनके साथ जुड़ के अब हमें ऐसा लगता है कि वो 0 to 1 डिफिकल्ट था, 1 to 10 इज नॉट दैट डिफिकल्ट। करेक्ट। क्योंकि अब सिर्फ उसके प्रोसेसेस सेट हैं, अब बस उसको आगे लेकर जाना है। तो क्या ये कहना सही होगा कि अगर किसी को आज एक 20-30 साल वाले बंदे को इस इंडस्ट्री में, इस कैटेगरी में एक बिजनेस बनाना है, तो या तो वो एक स्किलिंग अपस्किलिंग रिलेटेड कुछ काम अच्छा कर सकते हैं, दूसरा अगर वो मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई चेन में कुछ ऐसी मशीन्स इक्विपमेंट्स लगा के आप जैसी कंपनीज के साथ पार्टनर कर लें और आपको इंटरनली एक अच्छे क्वालिटी पे मैन्युफैक्चर करके गुड प्रोवाइड कर दें। हालांकि आपकी खुद की तो मैन्युफैक्चरिंग है, बट अगर कुछ ऐसा कुछ कोई करना चाहे तो इट कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अगेन मैं ना हमेशा एक चीज कहता हूँ कि अभी तो हम जो मार्केट देख रहे हैं ना इंडिया में, वो स्क्रैच ऑफ द सरफेस ही है। इतना बड़ा मार्केट अवेलेबल होने वाला है, हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल इसके अराउंड अगर हम लोग इसमें आए, अपना टेक्नोलॉजी और अपने विजन्स को लेकर आए, इसमें अच्छे सेटअप्स बनाए, तो हमारा कंपटीशन है चाइना से, इसमें हमारा आपस में कंपटीशन नहीं है। एक ब्रांड अगर बड़ा होता जाए और वो उसके साथ में क्या है, बहुत सारे एसोसिएटेड चीजें भी बनी जाती हैं। आज आप किसी भी इंडस्ट्री को देख लो, अगर कहीं कोई कुछ को बिल्ड कर रहा है तो साथ में और भी तो पूरा सिस्टम साथ में, इकोसिस्टम पूरा है साथ में। तो बिल्कुल इसको उसी तरह से देखा जाना चाहिए। तो कितनी अच्छा होगा कि अगर कोई ऐसे करे तो बढ़िया है ये तो, और मैं चाहता हूँ लोग करें इसको इस तरह से सोचें। और हम लोग टेक सेवी लोग हैं अब, तो आई थिंक वी शुड थिंक ऑफ डूइंग दैट। बिल्कुल। तो 1.5-2 साल आपने रिसर्च की, आपने स्टार्ट कब किया? तो स्टार्ट किया मैंने जस्ट कोविड हो रहा था उससे 2 महीना पहले, जनवरी 2020 के अराउंड। व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप यू टुक? सबसे पहली चीज जो की थी, उस समय पे आइडिया था कि हम यहाँ से यूएस में बेसिकली अपने प्रोडक्ट्स करेंगे अपने ब्रांड से। एक बहुत ही बेसिक सी वेबसाइट, जो भी धीरे धीरे आप शुरू में करते हो। शुरू में तो जितना भी सारा पैसा था, जो मेरी सेविंग थी, सब कुछ वगैरह वही मैंने इसमें। कितना लगाया था स्टार्टिंग में? तो मेरा अपना पैसा इसमें मुझे लगता है तकरीबन, बाकी बहुत जगह तो मैं ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं तो 50 से 60 लाख रुपए तो मेरा इसमें मैंने लगाया एटलीस्ट। और मतलब मेजर पैसा कहाँ गया था? तो मेजर पैसा गया था शुरू में जो बहुत बेसिक सेटअप डाला उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, और उसके अलावा फिर जो भी इनिशियल लेवल पे कुछ टीम डेवलप या वो सारी चीज, लेकिन मेजरली सेटअप बिल्ड करने में और उसके अराउंड। कहाँ पे लगाया था सेटअप? गुड़गांव में। तो मैं तो बाहर ही रहता था, तो मैं ऑब्वियसली जब इधर वापस आया था तो फिर मैंने गुड़गांव में ही रहने का फैसला किया था। तभी ये फिर सेटअप वगैरह सब यहीं से शुरू किया। वाई गुड़गांव तो मैं रहने वाला हूँ अलीगढ़, यूपी का, जो दिल्ली से बहुत ही पास है। मेरी पढ़ाई भी आईआईटी दिल्ली हुई है, तो दिल्ली कहीं ना कहीं मेरे लिए तो एक घर ही है। तो मेरी सिस्टर यहाँ गुड़गांव में रहते थे तब, तो ठीक है, मेरे को लगा कि चलो गुड़गांव में रहते हैं। तो बट तो ऐसे ही, मतलब इसके पीछे कोई ऐसा मेजर रीजन नहीं है। हाँ, इतना जरूर था कि वो दिल्ली या उसके आसपास ही होना था। अब वो नोएडा हो जाता है कि गुड़गांव हो जाता है या दिल्ली हो जाता है, मतलब उसमें मेरे को इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं। ठीक है। अब आपने स्टार्ट किया कोविड से जस्ट पहले, वेबसाइट लॉन्च की,
फिर क्या हुआ उसके बाद? वेबसाइट लॉन्च की, सीधे कुछ हमें मतलब हमारी जो पहली 5 सेल आई होंगी ना, वो सीधे यूएस से डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे से ही सेल हुई। कैसे, मतलब प्रमोट कैसे किया, तो कहाँ गए? प्रमोट बेसिकली कुछ तो हमने थोड़ा बहुत तो गूगल पर एड्स वगैरह और वो सब चीज जो जनरली आप करते हो, या मेटा, इंस्टाग्राम बेसिकली वगैरह से। तो इनिशियली तो आप पहले अपनी टेस्टिंग्स करते हो कि भाई मेरे को कहाँ से ज्यादा अच्छा लेट्स से फनल बिल्ड होगा, या मेरा कहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम है, ये सब चीज वगैरह। तो वही जो एक टिपिकल शुरुआत में जैसे हम करते हैं उसी तरह से गूगल एड्स और ये सब वगैरह के अराउंड जैसे हमें लग रहा था अच्छा ट्रैक्शन हमको बिल्ड हो रहा था, मेरे को काफी बढ़िया लग रहा था कि स्ट्रॉन्ग मॉडल बिल्ड हो रहा है। लेकिन फिर 1-1.5 महीने बाद ही जैसे कोविड आ गया तो फिर तुरंत सबसे पहले एड बंद किए, क्योंकि एक सामान यहाँ से भेजेंगे कैसे अगर ऑर्डर भी आ गया तो। सही बात है। तो कुछ हमारे इनफैक्ट कुछ ऐसे थे कि पॉजिटिव मतलब ऑर्डर्स आए हुए थे, लेकिन वो काइंड ऑफ रिफंड करने पड़े क्योंकि अब कुछ कर नहीं सकते। तो वो तो मुझे उस समय ऐसा भी लगा था कि यार ये तो कहीं टाइमिंग गलत हो गई मेरी। तो बट अगेन वो कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समटाइम्स, तो वो मेरे को बहुत स्ट्रांगली फील होता है। तो जब तक कोरोना का थोड़ा शुरू में तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते थे। बहुत अच्छी चीज हमारे केस में ये थी कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो नॉन पेरिशेबल है। तो जो भी था एक बहुत अच्छा पार्ट ऑफ द मनी शुरू में जो मैंने अपने लगाया था वो ना इन्वेंटरी बिल्डिंग में रखा, कि रॉ मटेरियल लेके रख लिया, ये कर लिया। तो ये था कि चलो जब भी लॉकडाउन खुला है या चलो अब कुछ करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट एटलीस्ट इंटैक्ट था। हमें ये नहीं था कि भाई ये कि पता चला सेब में खराबी हो गए। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि यार अब करें क्या। मैंने तो थॉट ही यही था, मैं तो मार्केट बाहर देखा था, मैं तो इस वजह से नौकरी छोड़कर यहाँ आया था। अब जब वो ही नहीं हो पा रहा तो अब ये था कि सस्टेन करने के लिए सोचते हैं क्या कर सकते हैं। तो एक वो कॉल आया था, एक कहीं एक मॉनसून सैलून था या कहाँ तो था, साउथ एक्स का था शायद, ये दिल्ली में। एक कोई वहाँ के स्टाइलिस्ट का ऐसे ही कुछ तो उसने ढूंढ के, और तब क्या मतलब अब तो धीरे धीरे काफी ज्यादा लोग इस बारे में जानने लग गए हैं थैंक्स टू शार्क टैंक आई थिंक। तो उसने कुछ तो हमसे पूछा हेयर एक्सटेंशन, मैं ऐसे खुश हो गया कि अच्छा चलो इंडिया में भी किसी को चाहिए होता है क्या। मैं खुद पर्सनली जाके दे के आया था वहाँ पे। तो बेसिकली मुझे ना वहाँ फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि यार ऐसा नहीं है, मार्केट यहाँ पर भी बिल्ड हो रहा है। लोगों को धीरे धीरे क्या होता है, जो चीज बाहर फेमस है वो धीरे धीरे अपनी कंट्री में आ ही रही है, हो ही रही है। फिर जब उसके बाद थोड़ा और घुसे, देखा, समझा, तब समझ में आया कि हाँ ये परफेक्ट टाइम है जब इंडिया में इस कैटेगरी को बिल्ड करना चाहिए। और वो ऑब्वियसली उस समय सच बोले तो पहले जो एड चला रहे थे वो आप यूएस, पहले तो हम यूएस वगैरह या उस पर ही, फिर आपने वही सेम चीज इंडिया को टारगेट, फिर हमने इंडिया में शुरू करा। सबसे पहले हमें ये समझ में आया कि सैलून्स के साथ ये काम पहले शुरू करना चाहिए इंडिया। अच्छा। तो हमने यहाँ पर पहले सैलून्स को पकड़ा, क्योंकि आपको कॉल सैलून से आई थी पहले। कॉल सैलून से आई थी। फिर हमें देखा कि एक परमानेंट एक्सटेंशन कैटेगरी होती है, उसमें ना सर्विसेज भी चाहिए होती हैं। मतलब सिर्फ प्रोडक्ट डीआईवाई नहीं है उसमें, वो कोई स्टाइलिस्ट ही लगा सकता है। अच्छा। तो फिर हमें लगा कि एक नेटवर्क बिल्ड करके करना चाहिए सैलून्स के साथ, पार्टनर सैलून नेटवर्क करके। फिर हमने एक अपना बिजनेस मॉडल बनाया, सैलून्स को अपने साथ जोड़ा, उनको ट्रेन कराया। फिर हमने बेसिकली एड चला के एंड कंज्यूमर्स को जोड़ा अपने साथ और उनको फुलफिलमेंट सैलून के साथ कराया। तो सैलून का भी काम बढ़ने लग गया, और क्योंकि उनको कस्टमर मिल रहा है और हमारा प्रोडक्ट बिकने लगा और हमारा नाम लोगों तक जाने लगा। फिर ये स्टेप 1 रहा जो हम सैलून्स को जोड़ के करे। फिर हमने अपनी वेबसाइट पे बेचना सीधे शुरू किया, डीआईवाई प्रोडक्ट, हमने अपनी रेंज बढ़ाई। फिर मार्केट प्लेसेस पे किया। आज हम नाइका, मिंत्रा, हर जगह आप देखोगे तो हम लोग और मार्केट लीडर हैं इस कैटेगरी में हर जगह। तो उस तरह से फिर चला। फिर अब जाकर हम लोगों ने जो इनिशियल सोच थी, अब हमने 1 महीना पहले यूएस में एक्सपोर्ट शुरू किया, D2C अपनी वेबसाइट से बेचना भी शुरू कर दिया। एक्सपोर्ट हम साथ में करते ही थे, मतलब लेकिन वो एक्सपोर्ट ऐसे हमारी वेबसाइट से एंड कंज्यूमर्स को नहीं होता था, वो बेसिकली सॉर्ट ऑफ B2B बिजनेस का पार्ट था। तो वो हम साथ में, जो लोग हमें ढूंढ के बाहर से हमसे प्रोडक्ट लेना चाहते थे वो हम उनको केटर करते थे। बट हम डायरेक्टली अपनी वेबसाइट से अब यूएस में हमने अपना प्रोडक्ट देना शुरू किया विद अ प्रॉपर टीम बिल्ट देयर। तो अभी इस साल जो 30 करोड़ हुआ है उसमें परसेंटेज स्प्लिट क्या है कि सैलून्स के थ्रू कितना आ रहा है और खुद की D2C वेबसाइट से कितना आ रहा है, और कौन कौन से चैनल्स है जिसके थ्रू क्या क्या आ रहा है? तो हमारा अगर मैं ऐसे स्प्लिट की बात करूं तो अराउंड 10% तो हमारा बाहर से आता है, 10-12%। बीच में हमने जान के इसको थोड़ा रोका, कम किया, क्योंकि हमारा ये था कि अब फोकस्ड होके सिर्फ यूएस में करेंगे पहले।
तो इस साल हमारा वो परसेंटेज काफी तेजी से बढ़ेगा इस फाइनेंशियल में। और अगर मैं बात करूं कि वाया सैलून, तो वाया सैलून हमारा रहता है अराउंड 30-35%। अच्छा, 30% काफी मेजर है ये तो। हाँ, और क्योंकि शुरू भी वहीं से किया है और एक हाँ। कैटेगरी पूरी परमानेंट एक्सटेंशन की, वहां उसको हम साथ में हम बड़े बड़े सैलून चेन्स के साथ अब मिलके बिल्कुल उनके साथ इस कैटेगरी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइक गीतांजलि के साथ, नेचुरल्स के साथ। अब तो हम एयरपोर्ट्स पे भी उनके साथ कर रहे हैं अलग अलग जगह पे। और बचा हुआ जो पार्ट है वो हमारा ऑब्वियसली वेबसाइट एंड मार्केट प्लेसेस आता है, विच इज द बिगेस्ट चैनल बेसिकली। तो ये ओवरऑल रहता है। अब हमने एक नई चीज इंट्रोड्यूस भी की है, अगेन एज अ पार्ट ऑफ द कैटेगरी बिल्डिंग। तो इसके अलावा हमारे खुद के स्टोर्स हैं 12 सिटीज में, ऑल मेजर सिटीज में हमारे स्टोर्स हैं, और हम एग्रेसिवली उसको टीयर 2 टीयर 3 हर जगह बनाते रहना चाहते हैं। साथ में हमने एक और चीज जो अभी की है और जो हमें इस पे भी स्केल हम करना चाहते हैं, अगेन बहुत हद तक आपको लेंसकार्ट से इंस्पायर्ड होता हुआ लगेगा, वो है ट्राई एट होम। क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है कि एक तो अगेन लोगों को ट्राई करना सबसे इम्पोर्टेंट है। कई बार हो सकता है कन्वीनियंस भी, और प्लस कई बार मे बी स्पेशली नीड वाला कस्टमर को वो जो प्राइवेसी चाहिए तो वो उसके घर में ही उसको अगर दी जाए, तो हमारा ऑलरेडी क्या है ना, हमने पूरा अपना एक सिस्टम, हमारी रीच अपने स्टोर सेंटर्स बन चुके हैं मेजर सिटीज में। तो हमने काफी सारी सिटीज में एक एक करके खोलते जा रहे हैं, 6-7 सिटीज में हमने कर दिया है। वो हम ट्राई एट होम भी कर रहे हैं कि हम लोगों को उनके घर ही जाके प्रोडक्ट ट्राई कराते हैं, उसके बाद हम उनको, और अब हमारा अर्बन कंपनी और ये सब के साथ भी टाई अप करके हम इस चीज को साथ में बिल्ड भी कर रहे हैं। तो ये एक हम एब्सोल्यूट नया बिल्कुल चैनल बिल्ड कर रहे हैं। बट फुलफिलमेंट डिलीवरी तो एट द एंड फिर वेबसाइट से होती होगी। लेंसकार्ट क्या करता है, जैसे फ्रेम आप चेक कर लो स्टोर पे, बट डिलीवर वो करेंगे बाद में 2 दिन बाद आपको। हाँ, आपका भी सेम है? तो हमारे केस में भी सेम रहता है, अनलेस कि कोई कंज्यूमर को बिल्कुल ही है कि मुझे अभी चाहिए और यही चाहिए, तो ऑब्वियसली वी डू हैव सम स्टॉक्स एंड ऑल, बट जनरली यही होता है कि हम उनको ऑर्डर करा के उनको नेक्स्ट डे डिलीवरी उनके घर पर डिलीवर हो, तो एटलीस्ट उनको ये पता है कि मेरा ये प्रोडक्ट मैंने ट्राई कर लिया, मुझे ये आएगा, मेरा इस पे ऐसा लगती हूँ जो भी, और अकॉर्डिंगली इसको कर देते। तो ओवरऑल इतना मार्केटिंग आपने कर लिया, ऑफलाइन भी कर रहे हो, ऑनलाइन भी कर रहे हो, मार्केटिंग चैनल मुझे समझ में आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से कर रहे हो। कोई ऐसे 2-3 मार्केटिंग के हैक थे जो आपने किए और बहुत सक्सेसफुल हो गए? तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है वो हमारा जो हम फ्री ट्रायल जिसको कहते हैं। अच्छा। ये इंडिया में ना एक तो फ्री वर्ड थोड़ा सा पसंद है मुझे लगता है कंज्यूमर्स को, और इसमें अगेन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप सोचो 5-10 हज़ार रुपए की चीज अगर आपको लेनी है, वो भी एक ऐसी चीज जो आपने पहले मतलब पॉसिबल कि पहले कभी यूज ही नहीं की है, उस टाइप की चीज। आप बोल रहे हो कि नेचुरल हेयर की चीज मेरे को यूज करनी है, बट आपने वो छू के देखा ही नहीं है उसको। तो कहीं ना कहीं ट्रायल इंड्यूस्ड प्रोडक्ट है, एक्सपीरियंशियल प्रोडक्ट है। अब उसी चीज को अगर हम ये बिल्ड करने लगे, लोगों को बोलें कि काम करिए, फ्री वीडियो ट्रायल कंसल्टेशन करिए, हम आपको फ्री ट्रायल देते हैं, ये चीज ने हमें कहीं ना कहीं काफी अच्छे से वो करा। दूसरा मार्केटिंग का हैक क्या मैं बोलूँ, ये तो एक ओवरऑल चीज है। मुझे ऐसा लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्पेशली ऐसे एक्सपीरियंशियल प्रोडक्ट में वो आता है आपका सर्विस टू अ कस्टमर, कंज्यूमर, है ना। इसका कोई मार्केटिंग नहीं, लेकिन मुझे लगता है अच्छी सर्विस से बढ़िया कोई मार्केटिंग है भी नहीं। वो हमारा बहुत बड़ा फोकस रहता है। तो क्या करते हो आप सर्विस में? अच्छा, ऐसा क्या इंश्योर करते हो? तो सर्विस में ना बेसिकली अगेन एक तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि कस्टमर की जर्नी ना सिर्फ प्रोडक्ट लेने तक खत्म नहीं होती, उसके बाद उसको उससे रिलेटेड कोई भी चीज होगी ना, वो आपसे बहुत सारी चीजें उसके सवाल रहेंगे, जानना चाहेगा। इससे ये भी फायदा है कि अगर उसने आपसे प्रोडक्ट लिया है तो वो फिर आपके साथ जुड़ा भी रहेगा आगे तक, हमेशा रिपीट एंड ऑल ऑफ दैट, अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा आपके साथ। तो हमारा एक बहुत एक तो मतलब हम बिल्कुल एक असाइन करते हैं कि ये एक आपका हेयर एक्सपर्ट है, नाउ दिस इज फॉर यू। जब तक आपके पास आपका प्रोडक्ट है ये आपको असाइंड है। अच्छा, आपको कभी भी किसी भी तरह का कुछ भी इश्यू कहीं भी आता है, आप ऑब्वियसली उस पे करें। बिजनेस में की अकाउंट मैनेजर होता है। एग्जैक्टली, हम उनको, क्योंकि क्या है ना, अगेन महंगा प्रोडक्ट होता क्या है ना, अगर हम इसको वैसे भी देख लें
कि एलटीवी ऑफ अ कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू है ये। एक कस्टमर ऑलरेडी आपसे एक महंगा प्रोडक्ट दे रहा है, आपको उसको कहीं ना उसकी जर्नी का हिस्सा बने रहना, क्योंकि वो फिर भी इवेंचुअली भी क्या होगा, जब उसको कभी ना कभी तो आगे जाके और भी चीजें आपसे लेनी है या जो भी चीज, अगेन एक ऐसा प्रोडक्ट जो महंगा है, जो डायरेक्टली आप सोचो ना उसकी कॉन्फिडेंस से जुड़ा हुआ है। आप अगर देखोगे स्पेशली नीड बेस वाले कस्टमर, मतलब उनके इतना इमोशनल प्रोडक्ट है ना ये उनके लिए, तो अगर उनको वो हैंड होल्डिंग सही मिले, उनको वो एक पूरा ये कि हाँ कोई नहीं, आप बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व करेंगे, इससे बड़ा मेरे को लगता है कोई मार्केटिंग काम नहीं करती इससे बड़ी। और हमें सबसे बड़ा फीडबैक यही मिलता है कि आपकी सर्विस अमेजिंग है। हम आपको एक बार रीच मतलब किया तो तुरंत हमने मतलब, तो ये एक कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चीज रही है। तीसरी चीज, अगर मैं मार्केटिंग के पार्ट के अराउंड करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगेन एक बहुत ही एक्सपीरियंशियल प्रोडक्ट है, लोगों को 10 सवाल जानना है वो, तो हमारा ज्यादातर जो मेजर चैनल है वो व्हाट्सएप है। अच्छा, हम लोग अपने सारे एड्स या कोई भी चीज का कॉन्वर्सेशन, इवन हमारी वेबसाइट पे या कहीं भी, मतलब सबसे पहला हमारा ये रहता है कि आप व्हाट्सएप पे किसी तरह से, मतलब कॉल टू एक्शन व्हाट्सएप है। अब व्हाट्सएप पे अगर आप हो तो क्या है ना, आपकी जर्नी, आपको वीडियो कॉल पे भी कुछ बात करनी है, 10 सवाल समझने हैं, जो भी वो है। और अगेन क्योंकि महंगा प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट है लोगों के लिए, तो बाइंग साइकिल लंबी है, ऐसा नहीं है इम्पल्स बाइंग नहीं है। कितना लंबा है बाइंग साइकिल? तो देखो स्टार्ट्स फ्रॉम 2-3 days टू 2-2 महीना। लोग बात करना आज शुरू करते हैं, खरीदते 2-2 महीने बाद भी है। अच्छा, उस दौरान उनको वो पूरा कॉन्फिडेंस बिल्ड चाहिए, उनको चाहिए ये वो वगैरह। तो व्हाट्सएप एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक, बट आपको लगता नहीं कि यार इतना लंबा बाइंग साइकिल है, स्केल कैसे होगा ये, कभी लगता है ऐसे? नहीं, तो इसमें देखो पॉइंट इसमें ये भी है, हमने एक चीज और देखी, इसमें रेफरल बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता है। राइट, तो आपको टाइम भी है। हाँ, अब आप एक चीज सोचो ना, अगर मैं 300 रुपए की चीज बेच रहा होता है, या कोई जो भी जनरली मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आप देखो एएसपी उनका 300-400 रुपए होता है। यहाँ अगर 2 महीने का टाइम भी या 1.5 महीने का 1 महीने का टाइम भी अगर लग रहा है, तो बिग भी 8,000 रुपए का सामान या 10,000 का है। करेक्ट। तो और वो क्या है ना, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती चली जाएगी, तो ये एक पार्ट ऑफ द साइकिल है। लेंस कार्ड से जब चश्मा लोगों ने पहले खरीदने की बात की होगी, तब उन्हें बहुत टाइम लगता होगा। मुझे खुद ऐसा लगता था कौन खरीदेगा ऑनलाइन, मुझे उस समय अच्छे से याद है। आज नहीं लगता ना उतना। तो ये तो फिर वो बिल्कुल पार्ट ऑफ उसकी जर्नी है, जब आपको पता होगा कि हाँ यार ये मुझे ऐसे यूज करना है। मैं बाहर ना, मेरे कोई बहुत अच्छी लोगों ने बात कही थी एक, कि 5 से 7 साल में ऑलमोस्ट हर वुमेन के घर वार्डरोब का हिस्सा हुआ है हेयर एक्सटेंशन। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? अब आप देखो क्योंकि एस्पिरेशंस और आप सोचो ओवरऑल एक, अगर हम बात करें कि स्पेंडिंग जो इंसान करता है, किन किन चीजों पे स्पेंड करता है, स्किन पे, हेयर पे, और अपने कपड़े या ये सब वगैरह चीज, मतलब बाकी बॉडी पार्ट एक तरह से, है ना? तो हेयर एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हेयर पे एक तो हो गया जो आप सैलून बाकी सब जगहों पे जाके खर्च करते हो, स्किन के लिए आप 50 तरह की चीजें लगाते हो, कपड़े आप 50 अलग अलग तरह के लगाते हो। ये तो एक ऐसी चीज है ना कि जो आपको अगर ये लग रहा है कि यार मेरे को लेट्स से मैं क्यों बालों को कलर कराऊं, मेरे पास एक ये वाला पसंद है ना, मैं इसको जब चाहिए मैं लगा लेती हूँ, बिल्कुल, या अपने बालों को क्यों खराब करना है। आप किसी भी लेडी से पूछो, उसने अगर अपने बालों को 2 बार कलर करा रखा हो, तो वो खुद ही बता देगा आपको मेरे बाल कितने खराब हो गए क्वालिटी वाइज। लेकिन मन तो सबका करता है कि और मेरा बाल में हेयर कलर ये वाला हो जाए, वो हो जाए। कराते लोग शायद एक पॉइंट के बाद इसलिए नहीं है कि अब यार बचे ही नहीं, खराब हो जाएंगे। राइट। बट अगर जब उनको ये यूज होने लग जाए कि यार मेरे को वो बाल्याज वाला चाहिए उस, या मेरे को गोवा घूमने जाना है तो ये वाला कलर का, वट एवर इट इज, अगेन उसमें इसलिए मैं बोल रहा हूँ कैटेगरी क्रिएशन में मेहनत तो बहुत लगेगी, शायद बर्न भी लगेगा काफी, बहुत मार्केटिंग लगेगी, सब कुछ। बट अगेन इतना बड़ा यूज केस अवेलेबल है और यूनिवर्सल है, सबको ही करना है। आपने ना बीच में एक बात बोली अभी कि गोवा जाना है तो मेरे को ये चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि इसमें रेंटल बिजनेस भी बहुत अच्छा बन सकता है? तो रेंटल बिजनेस भी, मैंने बस 2 दिन के लिए रेंट पे लिया एक हेयर एक्सटेंशन और फिर वापस कर दिया, तो रेंटल पार्ट ऑफ द बिजनेस भी बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर कहीं ना एक हाइजीन रिलेटेड एक पॉइंट भी इसमें जरूर आता है। तो इसीलिए हमने ऐसा नहीं है कि रेंटल पार्ट पे सोचा नहीं था या वो सब चीज। बट अगेन ज्यादा अच्छा ये, हम तो खुद मैन्युफैक्चर हैं अपने हाथ में, हम इसको उतना ज्यादा अफोर्डेबल बनाते चले जाएंगे कि कॉस्ट और कम करते चले जाएंगे, जितना और बेटर हम इसमें मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोसेसेस में, तो लोग अपने पास ही रखना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है थोड़ी पर्सनलाइज चीज है, शायद लोग एक पॉइंट के बाद रेंट पे ज्यादा ना सोचें।
बट मैं ना आपका माइंडसेट ये समझना चाहता हूँ, मान लो आपके पास आज मौका हो कि आपकी जो कॉस्ट है, लेट्स से 100 रुपए की कॉस्ट है आपकी, और आप अभी उसको 150 में बेच रहे हो। चलो हम सीधा एग्जांपल ही ले लेते हैं, आपका अभी ग्रॉस मार्जिन क्या है? हमारा ग्रॉस मार्जिन टिपिकली 60% है। 60% है, और तो आपके कॉग्स लगा ले तो 40% आपकी कॉग्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, राइट? अभी अगर आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्केल करके या एफिशिएंसी करके, सोर्सिंग बेटर करके 10-15% पे आ जाओ, 20-25% आपकी सेविंग और होने लग जाए। अब आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप प्राइस को सेम रखो, फाइनल सेलिंग प्राइस को, या प्राइस को 20-25% से और कम कर सकते हो। तो मैं आपका माइंडसेट समझना चाह रहा हूँ कि आप क्या करते हो उस टाइम या तो करोगे? देखो, नॉर्मली डिपेंड करता है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर जब इतना बड़ा मार्केट हमने देखा है कि बनाया जा सकता है, तो मैं तो चाहूंगा कि वो मार्केट को जितना जल्दी बिल्ड करा जाए वो ज्यादा अच्छा है। तो अगेन आई थिंक द बेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग कह लो या ओवरऑल कह लो, अगर आप कंज्यूमर को डायरेक्ट बेनिफिट दे सकते हो, उससे बड़ा मुझे नहीं लगता कोई चीज होती है। आप गूगल, मेटा या बाकी लोगों को पैसे देने से अच्छा आप कंज्यूमर को दो ना डायरेक्ट। करेक्ट। तो मेरा मानना ये है कि आप उस अपने प्रोडक्ट को एक बार Affordable बना दो, इतना और ज्यादा वो बना दो कि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट उसको ऐसे प्राइस पे दो कि उसको बेस्ट मिले, मतलब उसको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस फनल का, जो धीरे धीरे बनेंगे वो और जल्दी उस फनल का हिस्सा बनेंगे। करेक्ट, वर्ड ऑफ माउथ। और मैन्युफैक्चरिंग का यही तो एडवांटेज है ना, बिल्कुल। आगे आप कर सकते हो आप जब चाहो। करेक्ट, एक स्केल पे तो आप कर ही सकते हो बिल्कुल। करेक्ट। बहुत ऑनलाइन भी बेच रहे हो, ऑफलाइन भी बेच रहे हो, सब कुछ आपने देखे हैं ट्रेंड्स, राइट? इंडिया में अगर मैं बोलूँ सबसे ज्यादा डिमांड कहाँ से आती है? तो वो देखो, एस्पिरेशन वाले प्रोडक्ट्स की खास तौर से तो मेजर तो जो टॉप 10 सिटीज हैं अपने, मुझे दिखता है अभी वहां से आती है। नीड वाला छोटे शहर हर जगह से हमको आती है। अच्छा। उसमें मुझे कोई ऐसे बड़ा छोटा शहर, रादर छोटे शहरों से मेरे को दिखता है और ज्यादा भी आती है। सीजनैलिटी का भी फर्क पड़ता है इसमें? सीजनैलिटी एस्पिरेशन लेड में है, नीड में तो बिल्कुल भी नहीं है। एस्पिरेशन में क्यों है सीजनैलिटी? थोड़ा बहुत है, क्योंकि इन जनरल भी आप देखोगे ना, तो नॉर्थ साइड में फॉर एग्जांपल ये जो आपका मई जून जुलाई है, ये जनरली थोड़ा स्लो हो जाता है। अच्छा। कोई ऐसा मेजर फेस्टिविटी ना, वेडिंग्स, वेदर भी एक पार्ट प्ले करता है, ये सब चीज वगैरह। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सीजनैलिटी इसमें जरूर रहता है। उस समय हम और ज्यादा फोकस अपना नीड बेस्ड पे कर देते हैं। समझ गया। तो और मार्केटिंग में चैनल्स तो आपने मुझे बताए, बट व्हेन यू डू मार्केटिंग, वेयर ऑल डू यू स्पेंड मनी? तो देखो, मार्केटिंग ना, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो दो जगह पे है। एक तो इसमें कंटेंट, दूसरा इसमें इन्फ्लुएंसर लेड मार्केटिंग, राइट। फिर उसके चैनल्स तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन के, मतलब सबको आइडिया, मतलब वही जो टिपिकल स्टैंडर्ड्स हैं। तो कंटेंट अलग अलग तरह का, हाउ टू, इसको कैसे क्या क्या तरह से स्टाइल किया जा सकता है, क्या क्या तरह के यूज केसेस हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीज वगैरह अभी भी अगेन अवेयरनेस डिस्कवरी वाला क्योंकि मोड है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इन्फ्लुएंसर, कहीं ना कहीं जब इन्फ्लुएंसर्स यूज करते हैं प्रोडक्ट को तो डिस्कवरी तो होती है, साथ के साथ कहीं ना कहीं लोगों को वो एक बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं कि प्रोडक्ट का बहुत अलग अलग तरह से कैसे यूज किया जा सकता है। तो जनरली इन्फ्लुएंसर्स और ये सब के अराउंड भी स्पेंड जाता ही है। बाकी तो जो नॉर्मल परफॉर्मेंस और उस सब के अराउंड है वो तो खैर होना ही है। तो 30 करोड़ में से ओवरऑल मार्केटिंग स्पेंड क्या था? तो मार्केटिंग स्पेंड हमारा रहता है अराउंड 30 to 35% के आसपास। 9-10 करोड़ इसमें से आपने मार्केटिंग में स्पेंड किया है। मार्केटिंग में हमारा मेजरली, तो प्राइमरली आइडिया भी यही है कि जब इस कैटेगरी को उतना अवेयर करना है तो हम मार्केटिंग में आज की सेल के लिए स्पेंड नहीं कर रहे हैं, 5 हम साल स्पेंड कर रहे हैं 5 साल 10 साल बाद क्या करना है उसको। तो हम उस तरह से सोच रहे हैं, हमें दिख रहा है कि इसको कहाँ तक ले जाया जा सकता है, तो अभी से उसमें कैसे हम अपना बिल्ड करना शुरू करें। और रिपीट का क्या बिहेवियर है? तो रिपीट, इनफैक्ट मुझे लगा था टाइम लगेगा आने में, देखने में हमारा ऑलरेडी अच्छा खासा रिपीट है। 25% के करीब हमारा रिपीट रेट ऑलरेडी बिल्ड है। एवरी 3 months, every 3 months 25% people are buying again. yes, that is where मुझे लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे को एक पार्ट लगता है। इस हमारा एनपीएस भी बहुत अच्छा है, इसीलिए हम जब कस्टमर से बात करते हैं उनको हमारे प्रोडक्ट्स, सर्विस, सब चीज में उनको
काफ़ी खुश हैं, इसलिए हमारे को कहीं ना कहीं रेफरल्स और बाकी चीज़ भी इसमें बिल्ड होता है। वो एक कंप्लीट डिफरेंट स्ट्रेटेजी है कि इसमें रेफरल्स वगैरह हम कैसे बिल्ड करें, कहाँ करें, बट अर्ली साइंस अगेन, अभी तो ये पूरी कैटेगरी बिल्ड हो रही है तो ओवरऑल पता चलेगा। यूएस में सुपर स्ट्रॉन्ग रिपीट बनता है, क्योंकि यूएस में क्या है, हर 6 महीने में जो एफ्रो अमेरिकन है वो प्रोडक्ट को बदलना ही पड़ता है। अच्छा, उनको जो वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो वो तो आपको मतलब 3 प्रोडक्ट यूज करते हैं बंडल करके, 6 महीने में रिपीट होता है, तो वो बहुत ही बड़ा एलटीवी और बहुत ही सुपर हाई रिपीट बिल्ड होता है। अभी किसी को अगर यूएस में आज स्टार्ट कर रहा हूँ अपना बिजनेस, तो फर्स्ट स्टेप कैसे लेना चाहिए उसको? आपने तो ले लिया, आपने तो स्टार्ट कर दिया, व्हाट शुड दे डू? तो देखो, जब हम यूएस की बात कर रहे हैं तो यूएस एक मोर इवॉल्व्ड मार्केट है, तो ऑब्वियसली लोगों को पता है, मतलब मोर आई वुड से मैच्योर मार्केट, तो ऑब्वियसली ऑलरेडी प्लेयर्स वहाँ पर हैं, अलग अलग स्केल के, सब तरह के। तो यूएस में अगर आपको अपना, मुझे लगता है, शुरू करना है, तो अगेन एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है प्रोडक्ट कंपनी हो तो प्रोडक्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। बाकी तो एफ्रो अमेरिकन जो पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, आई थिंक कहीं ना कहीं अगर शुरू करना है तो उसी को फोकस करके शुरू करना चाहिए। नहीं, ये तो आपकी कैटेगरी का हो गया। मैं अच्छा, आप जनरली इन पूछ रहा जनरल हूँ। यूएस हाँ, बिजनेस इन जनरल अगर मुझे आज इंडिया से यूएस जाना है, हाँ, तो मैं क्या स्टेप लूँ, कैसे शुरुआत करूँ अपनी? नहीं, आप एक बिजनेस ऑलरेडी जो इंडिया में कर रहे हो, इंडिया में ऑलरेडी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अब अगर किसी को यूएस जाना है तो देखो हाउ ये शुड दे अप्रोच इट? तो अब ये क्वेश्चन मुझे लगता है इट शुड नॉट बी थिंक इन दिस वे सिंपल। पहली बात तो क्या वो बिजनेस यूएस में ले जाना चाहिए, ये पहला सवाल होना चाहिए। मैं हाउ डू यू इवैल्यूएट कि ले जाना चाहिए, नहीं ले जाना मार्केट है क्या, पहली बात तो मेरे इस प्रोडक्ट का क्या कोई वैल्यू ऐड आ रहा है? अगर मैं ये प्रोडक्ट यहाँ बेच रहा हूँ, वहाँ ऑलरेडी हजारों लोग बेच ही रहे हैं, 50 देशों से लेट्स से ऑलरेडी बेच रहे हैं, मैं वहाँ जाकर मतलब क्यों बेचना चाहता हूँ? सबसे पहली बात। तो आप ही के केस में, हमारे केस में अगर मैं बात करूँ ना, तो हमारे केस में बहुत सिंपल चीज है। हमारे केस में हम यूएस में क्यों बेचना चाहते हैं, इसका बिल्कुल क्लियर कट दिमाग में थॉट है। सबसे पहले हमने शुरुआत ही इसी थॉट से की थी, ठीक है, और वो इस थॉट से इसलिए की थी कि वहां पर बहुत बड़ा मार्केट ऑलरेडी क्रिएटेड है। यहाँ मार्केट हम क्रिएट करने में एफर्ट भी लगा रहे हैं, बन भी रहा है धीरे धीरे, तो सबसे बड़ा मार्केट वहां लाया करता है। तो हमें तेजी से स्केल करना है, अगर 500,000 करोड़ की जर्नी पे तेज पहुंचना है, सबसे तेज हम वहां से जितना भी कंट्रीब्यूशन लेंगे वहां से पहुंच पाएंगे। दूसरी चीज, इंडिया से बना हुआ प्रोडक्ट इस कैटेगरी में अगर यूएस में एक कंज्यूमर से पूछोगे, उसके दिमाग में ऑलरेडी एक हाई परसीव्ड वैल्यू है। प्रोडक्ट वहां 2 ही जगह से जाता है अगर आप देखो तो, एक होता है कि जो चाइना बना के भेज रहा है या कुछ है, या उनको भी पता है कि प्रोडक्ट तो इंडिया से आ रहा है, रॉ मटेरियल तो बेसिकली, तो ऑलरेडी बिल्ड है दिमाग में कि इंडिया से में सबसे अच्छी क्वालिटी का बाल होता है। वही इंडिया से बनी हुई ब्रांड का प्रोडक्ट अगर आ जाए जो एंड टू एंड बोल रहा है कि मैंने यही बना दिया, अपने ही हेयर से बनाया है, तो वो ऑलरेडी लोगों को उसकी वैल्यू है। मुझे बस उसको सही तरह से मार्केट करना है, वो सही स्टोरी कन्वे करनी है, राइट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे यूएस में जाके बेसिकली अपने प्रोडक्ट को बेचना है। इसके अलावा मतलब क्योंकि मेरे को मार्केट मतलब बस यूएस में जाना है या कहीं भी, तो ये ऐसे नहीं है। अगर वहीं हम किसी और प्रोडक्ट की बात करते हैं, लेट्स से कोई स्किन केयर का ही है या कुछ भी है, उसमें आपका ना कोई सोर्सिंग एडवांटेज है, अगर ना कुछ ऐसी चीज है, आप मार्केट में 50 प्रोडक्ट बिक रहे हैं, आपने भी वही प्राइस पॉइंट पे बिना कोई खास डिफरेंशिएशन के आपने वहां भी जाके डाल दिया, तो जो यहाँ कॉस्ट पर क्लिक 5-7 रुपए है, वो वहाँ $1 है। तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरा यूनिट इकोनॉमिक्स भी काम करेगा कि नहीं करेगा वहां पे। करेक्ट। एंड देन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, मतलब अगेन पहला क्वेश्चन तो यही पूछना है कि मेरे को क्यों जाना है, और जाना है तो अभी क्यों जाना है। हमें पास ये आंसर थे, इसलिए हम जा रहे हैं, डे 1 से थे, क्योंकि उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपके में वहाँ डिमांड है और इंडियन प्रोडक्ट्स की ज्यादा परसीव्ड वैल्यू है, ये आपका मेजर रीजन था यूएस में सोचने का। कोई और प्रोडक्ट होता तो हो सकता है अपना सोचते। मैं कभी भी नहीं जाता, मतलब इस स्केल पे तो नहीं जाता, आराम से पहले यहाँ इंडिया में पूरा फोकस कर लेता है, या फिर मतलब अगर सोचा है कि वहां से शुरू करता तो वहां करता। 2 मार्केट एक साथ संभालना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है, पूरी आपको अलग अलग टीम, सारा कुछ सोचना बनाना। तो यूएस आदमी कब जाए, जब उसको लग रहा है कि मान लीजिए मैं इंडिया में ही कर रहा हूँ और मार्केट साइज 100 रुपए का है, मैं कम से कम 5-10% मार्केट शेयर तो पकड़ूं पहले यहाँ पे, तब मैं आगे बढ़ूं। राइट। सो आई थिंक दैट शुड बी द आइडिया। कंपटीशन को कैसे देखते हो आप? बहुत लोग हैं आजकल, बहुत रील्स बना के दिखाते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, दे आर क्रिएटिंग अ ब्रांड, राइट? हाउ डू यू लुक एट दैट? तो
मेरे को एक तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो अब इसमें और मुझे लोग नहीं भी पता कर रहे हैं। नाम लेना है कि नहीं, मैं तो ले लेता, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अच्छा, है, वो हम ले निश लो। शेयर की बात कर रहे हैं अभी। हाँ अच्छा। हाँ, हाँ, तो बहुत लोग जनरली एक सवाल एक सब पूछते आता ही ही होंगे है। आपसे, है ना? हाँ, और तो मैं इसमें बोलता हूँ एक तो बहुत अच्छी चीज है कि अच्छा है कि अवेयरनेस क्रिएट हो रही है और लोग भी इसको कर रहे हैं। तो मुझे जनरली ऐसा लगता है कि मैंने बोला ना, एक इन्फ्लुएंसर लेड मार्केटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम या कुछ है। तो आई थिंक उस पर्टिकुलर रोल में देखो, वो एक डिफरेंट जर्नी है उनकी। वो क्या है, एक इन्फ्लुएंसर हैं, उनको प्रोडक्ट सप्लाई चेन, हम इतनी देर से जो भी बात कर रहे थे उस सब से उनका लेना देना नहीं है। उनका क्या, अपना एक्टिंग करियर भी है, एक साथ में एडवांटेज है, मोट है, वो है मार्केटिंग। बेसिक। हाय, दिस इज नितिन बजाज। अगर पूरा वीडियो देख लिया है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और क्योंकि आप एंड तक आ चुके हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना कि एपिसोड में सबसे अच्छी हाईलाइट आपके लिए क्या थी, सो दैट हम उस तरीके का हाईलाइट्स अगले पॉडकास्ट में भी रिपीट कर सकें। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके ये ज़रूर सजेस्ट करो कि हम अपने पॉडकास्ट पे और कैसे कैसे गेस्ट को बुला सकते हैं। जब तक आप बताओगे नहीं, हम उन लोगों को अप्रोच कैसे करेंगे? तो प्लीज़ हेल्प करो ताकि हम इस पॉडकास्ट चैनल के थ्रू आप लोगों की हेल्प कर सकें बहुत अच्छी अच्छी इंसाइट्स लाने में। शी हरसेल्फ जो है वो खुद अपने आप का एक जो भी उनको एक बिजनेस बनाना है, राइट, उसका वो खुद को उसमें यूज कर सकते हैं ना। उनको ऑब्वियसली कैटेगरी क्रिएशन ये वो मुझे नहीं लगता उनको इसमें कोई इंटरेस्ट है, या मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है। ऑल्दो अब अपनी मार्केटिंग या उसके लिए लोग बोले मैन्युफैक्चरिंग, पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत बहुत मेहनत का काम है इसमें। मैन्युफैक्चरिंग ऑब्वियसली वो नहीं करते हैं। तो वो बेसिकली आई थिंक मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ओवरऑल अच्छा है। पहले मैं 3 साल पहले ना जब लोगों से बात करता था तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होता था हेयर एक्सटेंशन क्या होते हैं। राइट, तो अच्छा है, एटलीस्ट लोगों को पता चल रहा है, नए नए लोग इसमें आ रहे हैं। राइट, तो मैं तो इसको बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ। मेरे को लगता है अच्छा है। मार्केट जितना बड़ा होता जाएगा उसमें ऑब्वियसली देयर इज रूम फॉर एवरीवन। करेक्ट, जैसे वो अमित जैन ने बोला था ना कि इतना बड़ा मार्केट बन सकता है कि इसमें सबके लिए रूम है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है इसी तरह से मैं इसको देखता हूँ। वो एक इन्फ्लुएंसर है, हम एक पूरी कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग को मोड बनाना चाहते हैं। तो वही है। एक लास्ट सवाल पूछूंगा, आज की डेट में किसी 20-30 ईयर ओल्ड को एक बिजनेस शुरू कर रहा हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेयर कैटेगरी एज सच, इट कुड बी एनीथिंग। आप अगर होते, आपको कोई, मैं पूछूं 2 बिजनेस आइडियाज मुझे दो, या कोई ऐसी स्पेसिफिक थॉट इंडस्ट्री, 2 बिजनेस आइडियाज जो आज कोई स्टार्ट कर सकता है, तो आप क्या सजेस्ट करते हो उनको? तो एक तो जो मेरे दिमाग में ना हमेशा आता है, और वो शायद मैं इतना बाहर रहा ना, तो मैंने एक चीज़ बहुत ऑब्जर्व करी, स्पेशली जिन भी डेवलप्ड कंट्रीज में मैं रहा, जिस तरह से ना फैमिलीज जॉइंट से न्यूक्लियर होती चली जा रही हैं, लोग धीरे धीरे एक्चुअली अकेलेपन में भी चलते जा रहे हैं। तो मैंने ना एक इंडस्ट्री, मैं स्पेशली कोरिया में, साउथ कोरिया में रहा काफी, तो मैंने वहां ना एक चीज देखी कि लोग अपने पेट्स को बड़ा पैम्पर करते थे। और उसका रीजन मुझे ये समझ में आया कि जीवन में उनको अपने काम के बाद और कुछ, मतलब ज्यादातर लोग अकेले हैं या कुछ है, तो वो पेट ना एक तरह बच्चे का रोल रिप्लेस कर रहा है। तो मेरे को हमेशा से लगता था, ये मैं तब से सोचता था, और अब मैं देख भी रहा हूँ अच्छे बड़ा हो रहा है। तो एक तो मुझे पेट रिलेटेड इंडस्ट्री, पेट केयर बोल लो इन जनरल, मुझे लगता है इसमें बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। यूएस में तो इनफैक्ट डॉग वॉकिंग का लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि ये भी एक इंडस्ट्री है। वहां पे एक कंपनी $500 मिलियन पे पहुंच चुकी है, और उस कंपनी का काम ये है कि वो आपके घर आएंगे, आपके डॉग को शाम की जो वॉक करवानी होती है वो सिर्फ वॉक करवाते हैं आपके डॉग को। जैसे हमारे यहाँ पे उबर है, वी क्लिक अ बटन, उबर आती है, ओला आती है, राइट? वहां पे आप क्लिक करो, एक बंदा आएगा, बंदी आएगी, वो आपके डॉग को लेके जाएंगे, 5-10 मिनट की वॉक कराएंगे और आपको डॉग को वापस कर जाएंगे। इस पर्टिकुलर आइडिया के ऊपर $500 मिलियन की एक बिजनेस है। बिल्कुल होगा। देखो रीजन इसका क्या है ना कि अगेन आप आगे भी देखो जिस तरह से जिंदगियां बढ़ रही हैं, और मैं तो इंडिया में बात करूं, इंडिया भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप देखो ना उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं ना हम लोग। तो पेट को आप अपने दिमाग में मान लो कि ये बच्चे की तरह रिप्लेस कर लो लोगों के लिए। उससे अराउंड कितनी चीजें, जैसे एक पेट होटल या ये वो दुनिया भर की जो भी चीजें सोच सकते हो आप, और इतनी हाई मार्जिन इंडस्ट्री बनाई जा सकती है इसको है ये। तो वो मेरे को सबसे पहला थॉट हमेशा यही आता है। मैं तो इनफैक्ट
बोलता भी हूँ लोगों को, मतलब या कुछ भी, कि मेरे को अगर इन्वेस्ट करना हो तो मैं तो पेट केयर में ही करूंगा। तो ये पहला। सेकंड मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड जो फ्यूचर मुझे नजर आता है ना, अगेन एग्जैक्ट वो तो नहीं, वो है कंटेंट। तो कंटेंट के अराउंड कोई भी चीज, अगर देखो, अगर आप देखो ना जिस तरह चीजें बिल्ड हो रही, सारी चीज आपके लिए मोबाइल और यही सब, आप देखो कितना टाइम आप लोग सोशल मीडिया या कंटेंट में ही, जिसमें लोगों का ज्यादा समय जा रहा है वो ही सबसे ल्यूक्रिएटिव चीज बनेगी। और कंटेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा नहीं है कोई कि 1-2 साल या कुछ, मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड कंटेंट इज गोइंग टू बी द की। तो कंटेंट के अराउंड अगर कुछ भी यूनिक या आइडियाज या लोग इसके अगर अराउंड सोचें तो मुझे लगता है वो काफी इम्पोर्टेंट और ल्यूक्रिएटिव हो सकता है। बाकी ओवरऑल अगर मैं एक एडवाइस दूं, जस्ट जेनरिक, इट्स नॉट अबाउट ये आइडिया या वो आइडिया, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी इंसान, मतलब मैं एक ही एडवाइस देता हूँ हमेशा लोगों को कि बिजनेस करने आ रहे हो तो पहले दिमाग में ना ये भूल जाओ कि कोई बहुत इमीडिएट कुछ होने वाला है ना। तो परसीवरेंस एक दिमाग में होने बस रखो। एक ही वर्ड अगर मैं बोलूँ वो है परसीवरेंस। मुझे ऐसा लगता है आप बस ना मान लोगे यार, मैं अगर आपने बेसिक वैलिड कर लिया कि हाँ यार मैं कोई ठीक ठाक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, मैं अपनी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, और मुझे लगता है जो भी मेरे को बेसिक एक प्रोडक्ट टेस्ट कर लिया है मैंने, अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट देख लिया एक बेसिक लेवल पे, तो मुझे लगता है उसके बाद एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि फिर बस अब मेरे को लगे रहूँगा मैं, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, वो हो जाए, लेकिन ये होता है और हर इंसान यही बात बोलता है तो उसका मतलब होता है। तो परसीवरेंस इज व्हाट इज नीडेड। ये थोड़ा ज्ञान मतलब मेरे को जनरली लगता है कि ठीक है, एंड में थोड़ा तो होना भी चाहिए। बट बहुत मजा आया बात करके। अभी तो मेरे को लगता है बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट्स और भी निकाल सकते हैं, बट आई थिंक एक और सेशन करेंगे कभी, जब आप यूएस मार्केट और ज्यादा एक्सपैंड कर लोगे ना, फिर एक यूएस मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में समझेंगे, सो दैट पीपल गेट टू नो दैट ऑल्सो। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट शेयर करने के लिए बहुत मजा आया। थैंक यू।